Sir, good morning, sir. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay. Good morning. Good morning. Good morning. आज क्या बातें कर रहे हैं लोग? कल क्वेश्चन पूछ लिया तो लोग नहीं आए क्या? बहुत कम लग रहे हैं. सर एक्चुअली शायद पावर कट भी है तो मे बी इसीलिए. देखते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं. मे बी लोग ज्वाइन करें इसमें. बिकॉज क्या होगा ना कि फिर मैं आगे बढ़ूंगा और फिर बाद में सब लोग ज्वाइन करेंगे तो मिस करेंगे. एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. तो ये समझना बहुत जरूरी है आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन लाइन विद डीप लर्निंग. ओके. नीरज, अंकुर नहीं है. ओके. सो कल के कुछ कंसेप्ट जो थे उनसे ही हम लोग शुरू करते हैं. लेट्स रिवाइज सम ऑफ द कंसेप्ट्स बाय क्विक Q&A एंड देन गोइंग टू स्टार्ट द सेशन. ठीक है. तो कल हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क. सो कल हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, देन व्हाट इज डीप लर्निंग एज वेल. सो न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग के बारे में आपने जाना था क्या होता है वो. नाउ वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क. सो लेयर्स में हमने देखा था there are multiple layers including input layer, then we have seen hidden layer,
Then we have seen output layer. Input layer में how many neurons होते हैं? Neuron in input layer is equal to कितने न्यूरॉन डलते हैं? n+1. हाँ, मतलब अगर लेयर की एक्चुअली होते हैं नंबर ऑफ एक्स वेरिएबल्स +1, बट अगर बोलेंगे कि जो लेयर डलती है जब आप नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो उसमें जो लेयर डलती है उस लेयर में जो रहते हैं दे आर जस्ट द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल. तो जो भी हमारे एक्स इनपुट वेरिएबल होते हैं उतने न्यूरॉन हमको लेयर में डालने होते हैं. एक्चुअली उसमें +1 जो रहता है वो बायस रहता है. तो नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल जितने भी हमारे पास रहेंगे इनपुट वेरिएबल्स उतने हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं इनपुट लेयर में. हिडन लेयर में जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं एज सच कुछ फिक्स नहीं है, बट आइडियली एवरेज ऑफ इनपुट प्लस आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट न्यूरॉन्स. ठीक है, बट दिस इज अगेन आई एम सेइंग नॉट अ थंब रूल. आउटपुट लेयर जो रहेगा उसमें न्यूरॉन्स कितने होते हैं? Depending upon classes in the output. आउटपुट क्लास या नंबर ऑफ क्लासेस इन आउटपुट कैटेगरिकल वेरिएबल. ठीक है, तो ये हमारी लेयर्स के बारे में हो गया, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर. फिर हम लोगों ने पढ़ा था इपॉक्स के बारे में. इपॉक्स क्या होता है? cycle of forward and backward propagation. करेक्ट. सो इपॉक मतलब वन कंप्लीट इटरेशन. वन कंप्लीट इटरेशन जिसके अंदर क्या होता है कि आप मॉडल को ले जाके ट्रेन करते हैं, फाइनल तक लाते हैं, फिर वापस पीछे लाते हैं, फिर वेट्स को एडजस्ट करते हैं एंड देन फिर वापस शुरू करते हैं. तो दैट इज इपॉक. देन हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ वेट्स. सो वेट्स हमारे पास क्या था? वेट्स मतलब जो भी beta 1 नॉट बीटा 1, W1 W2 W3 जो रहते हैं. मैं वही आपको कल भी समझाया था कि आपको उसको कंपेयर नहीं करना है लीनियर रिग्रेशन के साथ में. दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग एनालॉजी, बट वो मैंने आप लोगों को समझने के लिए समझाई थी. ठीक है, बट वेट्स मतलब W1 W2 W3 जिसके बेसिस पे फाइनल कैलकुलेशन डिसाइड होते हैं. देन हमने पढ़ा था फॉरवर्ड प्रोपोगेशन. तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन मतलब क्या हुआ था? फॉरवर्ड प्रोपोगेशन एंड बैक प्रोपोगेशन. तो बैक प्रोपोगेशन मतलब क्या था हमारे पास? बैक प्रोपोगेशन मतलब कि जब आप एक न्यूरल नेटवर्क को रन करते हैं स्टार्ट टू एंड, आउटपुट लेयर पे हमारा जो भी आउटपुट आता है उसको आप कंपेयर करते हैं एक्चुअल आउटपुट के साथ. तो उससे हमारे पास क्या होता है? एरर कैलकुलेट होता है. एरर इन न्यूरल नेटवर्क इज इक्वल टू y एक्चुअल माइनस y कैलकुलेटेड या जो भी हमारे पास आया है y बाय न्यूरल नेटवर्क. तो वो हमारा एरर होता है और उसी एरर के बेसिस पे फिर आप क्या करते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में वेट्स को एडजस्ट करते हुए चलते हैं सारी हिडन लेयर्स और इनपुट लेयर्स में. तो ये जो प्रोसेस रहती है दिस इज कॉल्ड एज बैक प्रोपोगेशन, बैकड्रॉप. ठीक है, और फॉरवर्ड ड्रॉप क्या होता है कि फिर जो एडजस्टेड वेट्स हैं उसके साथ में वापस से नेटवर्क को आगे की तरफ रन करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड ड्रॉप. ठीक है, तो ये बैक और फॉरवर्ड ड्रॉप हो गया. एरर टर्म अगर बात करेंगे तो हमारे पास एरर्स के लिए अगेन अलग अलग प्रोसेस होती है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं. देन हम लोगों ने देखा था ऑप्टिमाइजर भी देखा था कल. तो ऑप्टिमाइजर भी इसके अंदर अलग अलग होते हैं, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, एसजीडी या फिर और भी आपको कोई मेथड लेनी है तो आप लोग वो ले सकते हैं. तो ये अलग अलग टर्म्स हैं जो हम लोगों ने डीप लर्निंग में थोड़ी पढ़ी थी. ऑफ कोर्स दे आर नॉट ऑल. यहाँ पे मैं आपको मे बी 70-80% चीजों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बट उसके बाद बाकी चीजें आपको भी करनी है. दैट इज ऑन यू टू एक्सप्लोर इट फर्दर. उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स भी आ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने लगूंगा ना, आप समझाने लगूंगा तो इट इज गोइंग टू टेक एजेस. तो मैक्सिमम चीजें मैं कवर करके आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट कंफर्टेबल हो जाए कंसेप्ट्स के साथ में, एंड देन उसको फिर आप फर्दर एक्सप्लोर कर पाए. तो जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपका डर खुल जाएगा एटलीस्ट. जैसे डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग में किसी को भी स्टार्ट करने से पहले एक बाउंड्री लगती है, वो अंदर घुसते नहीं है,
रीजन डीप लर्निंग है करके ऐसा सोचते रहते हैं। तो मैंने आप लोगों की वो जो बाउंड्री है वो ब्रेक कर दी है, वो जो स्टॉपेज है वो ब्रेक करा है, आपको इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया कैसे वर्क करता है। बट अब आपको इसके अंदर आगे बढ़ना रहेगा कि और इसमें कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे एल्गोरिदम से डेली नए रिसर्चेस हो रही है, डेली नए पेपर्स आते हैं, कुछ ना कुछ एल्गोरिदम बनते रहते हैं, तो वो आप लोग फिर खुद अपने हिसाब से करेंगे तो उसमें काफी सारी चीजें आ जाएगी। बट दैट इज समथिंग मैं काफी कुछ हद तक आपको कंफर्टेबल कर रहा हूँ। मोस्टली कोशिश कर रहा हूँ कि जितने इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो कवर कर लूँ मैं। तो वो सब चीजें मैं बार बार रिवाइज करवा के आपको कवर करवाता जा रहा हूँ। अब ये सब करने के बाद आज एक और कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन को समझने के लिए थोड़ा हमको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। और इंटरनेट यानी गूगल पे में गया और मैंने एक्टिवेशन फंक्शन लिखा। जैसे ही मैंने एक्टिवेशन फंक्शन लिखा मेरे पास बहुत सारी इमेजेस सामने आ गई थी, उसमें से मैंने एक कोई भी इमेज पकड़ ली, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस दिखेंगे, ठीक है, बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस आपको दिखेंगे। अब इनमें से कुछ के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि भाई क्या होते हैं ये और क्यों होते हैं ये। तो पहला आपको एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है और ये क्या काम के होते हैं वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब हमने देखा था कि भाई हमारे पास था इनपुट लेयर, देन हमारे पास था यहाँ से इनपुट लेयर से आपका जो भी इनपुट आ रहा था वो जा रहा था कहाँ पे, हिडन लेयर्स के अंदर। एक और डायग्राम आपको दिखा देता हूँ तो ज्यादा क्लियर रहेगा। तो यहाँ से डीप न्यूरल नेटवर्क का इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, बट ये एक स्टैंडर्ड इमेज अगर आप देखेंगे ये या ये तो आपको समझ में आएगी कि न्यूरल नेटवर्क कैसा होता है, क्या होता है, उसमें क्या दिखता है। तो ये हमारे न्यूरल नेटवर्क होता है जिसके अंदर डेटा जो रहता है वो इनपुट से आता है। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को फोटो? यस सर। Yes, sir. तो जैसा मैं आपको बोला था कि हर न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास कुछ लेयर्स होती हैं, उसमें से पहली हमारे पास है इनपुट लेयर जो कि ये रही। इसके अंदर आपने अपने इनपुट्स डाले, मतलब x1 x2 x3 जो भी अपने थे वो सब डाले, और डालने के बाद उसको हम लोगों ने पास किया सेकेंड लेयर सेट में विच इज कॉल्ड एज हिडन लेयर्स। तो मैं आपको बता चुका था हिडन लेयर एक से ज्यादा हो सकती है, इनपुट एंड आउटपुट जो रहेगा वो 1-1 होता है, हिडन लेयर एक से ज्यादा हो सकती है। तो आपने क्या करा, हिडन लेयर लिया एक लेयर और उससे जो भी इनपुट आ रहा था वो आपने फीड किया लेयर 1 और फर्स्ट हिडन लेयर में। और फर्स्ट हिडन लेयर में फीड करने के बाद ये जो था आपके पास इस लेयर तक सारे इनपुट पहुंचे, और इस लेयर तक इनपुट पहुंचने के बाद इससे जो हमको मिला है वो हम लोगों ने क्या करा, आगे वाले लेयर के ऊपर पास करवा दिया। अब यहाँ पे लिखा है लेयर 1 और यहाँ लिखा है लेयर n। n का मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा लेयर्स भी हो सकती है, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, ऐसी आपने n लेयर लगा रखी है जो कि पहले से मैंने इनपुट लेयर से इनपुट लेती है, यहाँ पे आती है, यहाँ कुछ कुछ करती है, फिर उसके बाद अगली लेयर में पास करती है, फिर अगली लेयर कुछ कुछ उसके ऊपर ऑपरेशंस करती है, फिर उसको अगले में पास करती है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा चलता जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग लेयर n तक आए और लेयर n तक आने के बाद फिर जो हमारे पास टोटल आउटपुट था उसको हम लोगों ने आउटपुट लेयर में फीड कर दिया, यानी यहाँ पे फीड कर दिया। और यहाँ पे फीड करने के बाद जो भी हमारा आउटपुट था वो यहाँ से आप लोग रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक टिपिकल डायग्राम था हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क का। यहाँ पे अगर एक
इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन पॉइंट टू नोट डाउन, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हर एक न्यूरॉन जो है उससे निकलने वाला जो आउटपुट आ रहा है, ये देखो, ये एरोस जो थे ब्लू येलो, उनको ब्लू एरोस उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ जो बने हुए। तो अगर आप देखोगे तो जो ब्लू एरोस थे वो एक न्यूरॉन से निकल के आगे वाले हर एक न्यूरॉन में जाता है। समझ आ रही है कि ये जो हमारे पास एरो था, ये वाला जो न्यूरॉन था, इससे निकलने वाला जो आउटपुट था वो आगे वाले हर एक न्यूरॉन में जा रहा है। इसी तरह से अगर आप कुछ और भी देखोगे तो यहाँ पे भी अगर आप फॉलो करोगे तो ये अगर आप फॉलो करोगे तो ये ऐसा, ये हर एक में जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह से ये भी जो है वो उसके आउटपुट भी सभी में जाते हैं। तो अगर किसी न्यूरॉन से निकल के जो भी आउटपुट थे वो अगले न्यूरॉन में, सभी अगले न्यूरॉन्स को फीड होते हैं। एक न्यूरॉन से निकल के जो आउटपुट था वो अगले वाले सभी न्यूरॉन्स में फीड होते हैं। फिर अगले वाले की अगर आप बात करोगे तो जैसे यहाँ का और यहाँ की बात करोगे तो यहाँ से निकलने वाले सारे आउटपुट जो थे वो सारे न्यूरॉन्स में अगेन फीड हो रहे हैं। ये यहाँ से भी ऐसा हो रहा है। तो अगर हर न्यूरॉन आगे वाले हर एक न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है पूरी तरह से, फिर ये जो रहेगा ये पूरी तरह से फिर से जुड़ा हुआ है, ये जो है ये भी पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, और ये जो है ये भी पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा न्यूरॉन जिसमें हर न्यूरॉन से निकलने वाला आउटपुट आगे वाली लेयर के हर न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं फुली कनेक्टेड नेटवर्क, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। तो व्हाट इज फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क? फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है कि जो भी अपना जो पास्ट लेयर रहती है, पीछे वाली जो लेयर होती है, उसका हर एक न्यूरॉन का जो आउटपुट रहता है आगे वाली लेयर के हर एक न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, तो फुली कनेक्टेड कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? फुली कनेक्टेड क्या होता है? पीछे वाली Yes, लेयर sir. है ना, पीछे वाली लेयर से निकलने वाला न्यूरॉन का आउटपुट हर एक आगे वाली से कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। नाउ ये फुली कनेक्टेड तो हो गया। अब फुली कनेक्टेड होने के बाद यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे थे कि भाई ये जो हमने यहाँ से जो आउटपुट दिया है, इस आउटपुट का यहाँ पे कैसे यूज होता है या कैसे उसके मैनिपुलेशंस होते हैं ताकि वो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट रहता है वो कन्वर्ट हो पाए सही तरीके से। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो इनपुट डेटा डाल रहे हैं, लेट्स से आप के पास एक लोन डिफॉल्टर्स डेटा है, लोन डिफॉल्टर्स डेटा। कल हम लोगों ने कस्टमर चर्न देखा था, तो लोन डिफॉल्टर्स डेटा था या कस्टमर चर्न डेटा था। तो उसमें हमारे पास जो इनपुट आता है वो इनपुट किस तरह का होगा? कंटिन्यूअस होगा या कैटेगरिकल होगा? दोनों हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। लोन डिफॉल्टर्स डेटा होगा तो उसमें ये भी हो सकता है कि बंदे की सैलरी कितनी है, मतलब ये सैलरी तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा उस पर डिपेंडेंट्स कितने हैं, तो अगर डिपेंडेंट्स रहेंगे मतलब क्या हो जाएगा, कैटेगरिकल हो सकता है कि 2 डिपेंडेंट, 3 डिपेंडेंट, 5 डिपेंडेंट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। या लिविंग इन ओन वर्सेस रेंटेड अकोमोडेशन अगर तुम देख रहे हो तो ओन वर्सेस रेंटेड अकोमोडेशन मतलब ओन अकोमोडेशन, रेंटेड अकोमोडेशन, ओन, रेंटेड और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये जो हमारे पास आया है इसमें मिक्स्ड इनपुट हमारे पास आ रहे हैं। इनपुट के अंदर कैटेगरिकल वेरिएबल भी है और कंटिन्यूअस वेरिएबल भी है, ठीक है। उसके बेसिस पे ये जो वेरिएबल्स रहते हैं ये पास होते हैं अगले वाले लेयर्स के ऊपर, अगले वाले सेक्शंस के ऊपर। अब अगले वाले सेक्शंस पे पास होते हैं तो ये अगले वाला सेक्शन कुछ इस पे प्रोसेसिंग करता है, फिर वो उसकी अगली लेयर को पास करता है, कुछ प्रोसेसिंग करके अगली लेयर को पास करता है, देन फाइनली कुछ करके यहाँ तक पास होता है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लगी होती है बीच बीच में। अब ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस बीच बीच में लगी हुई है वो क्या करती है, तो वो मैथमेटिकल इक्वेशंस जो रहती हैं दे ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशन है वो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशंस को पता करने की कोशिश करती है कि किस तरह का रिलेशन इसके अंदर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हमारे पास वही होता है
कि जब आप एक लेयर से दूसरी लेयर को इनपुट पास करते हो तो वो सारी जो प्रोसेसेस रहती है वो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन पता करने की कोशिश करती है। अब वो जो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है, अगर वो लीनियर रिलेशनशिप है तो हम ये लीनियर वाला एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब एक्टिवेशन फंक्शन मतलब क्या हो जाता है? एक्टिवेशन फंक्शन मतलब सिंपल सी बात है कि जब आप एक लेयर से दूसरे लेयर में जाते हैं तो इस ट्रांजिशन के दौरान जो भी आपके इनपुट वेरिएबल्स होते हैं उन इनपुट वेरिएबल्स के ऊपर क्या ऑपरेशन होना चाहिए या क्या ऑपरेशन होगा, वो जो रहता है वो एक्टिवेशन फंक्शन हमको बताता है। जैसे अगर लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मतलब जब हम यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से इधर की तरफ जाने में इसके ऊपर दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप लगेगी, यानी जो भी हमारे पास यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल आएंगे, मतलब ये जो रहेंगे ये इनके साथ लीनियर रिलेशनशिप के थ्रू जुड़े रहेंगे। इस तरह की इक्वेशन के थ्रू जुड़े रहेंगे। ये हमारे एक्स वेरिएबल है और ये हमारे वाई वेरिएबल है। अब जब हम बोलते हैं कि इनपुट में हमारे पास यहाँ पे 2 न्यूरॉन है और आउटपुट में जो हिडन लेयर है उसमें हमने मान लो 6 डाल के रखे हैं, इसका मतलब कि हमारे पास 2 एक्स वेरिएबल हैं और 6 वाई वेरिएबल हैं, जो कि इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो एक आउटपुट आएगा y1, फिर ये दोनों ऑपरेट करेंगे तो इन दोनों को मिला के कुछ नया आउटपुट आएगा y2। ये तीसरा ऑपरेशन करेंगे तो इसमें तीसरा, चौथा, पांच और छठा। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग आउटपुट आ गए, वाई अलग अलग वेरिएबल आ गए, 6 अलग अलग वाई वेरिएबल्स मिल गए। ये देख के कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? सर तो प्रोडिक्शन हो रहा है ना, मतलब कि एक्स मतलब कि क्या प्रोडिक्शन आया है। हाँ, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस ऐसा कुछ, मतलब सोचो ये आप पढ़ चुके हो, ये वाली जो चीजें कि इनपुट डाले और बहुत सारे आउटपुट आए आपके पास, ये कहीं तो पढ़े हो तुम? सर ये मेजोरिटी तो नहीं देखनी इसमें? कुछ तो पढ़े हो, थोड़ा सा उसी के क्लोज जा रहे हो आपने जो अभी जवाब दिया। ये पढ़ा है आपने कहीं पे? अच्छा, मल्टीपल आउटपुट मिल रहे मतलब आप क्या कर रहे हो? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हाँ, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सर। ये क्लासिफिकेशन तो कर रहे हो। मल्टीपल आउटपुट मतलब ये है कि वेदर द पर्सन इज गोइंग टू डिफॉल्ट और नॉट, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं हाँ डिफॉल्ट करेगा, ये एक आउटपुट आ गया। हम यहाँ बोल रहे हैं नहीं डिफॉल्ट नहीं करेगा, हम यहाँ बोल रहे हैं डिफॉल्ट करेगा, यहाँ बोल रहे हैं डिफॉल्ट नहीं करेगा, फिर करेगा एंड सो ऑन। सर वो इंसेंबल टेक्निक टाइप, एनसेम्बल टेक्निक टाइप का कुछ हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वाई नो तो नहीं होता है, यानी यस नो तो नहीं होता है, क्लासिक कैटेगरिकल वेरिएबल तो नहीं होता है। बट अगर इन अ वे आप देखें यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि आप इनपुट वेरिएबल यहाँ पे डाल रहे हैं x1 एंड x2 और उसके बदले में आपको यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल मिल रहे हैं। ये y1, ये y2, ये y3, y4। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आप यहाँ पे जो भी आपके इनपुट थे उनको ले रहे हैं और लेने के बाद एक मॉडल रन कर रहे हैं। तो इनपुट लेके एक मॉडल आउटपुट में आपको रन कर रहे हैं, मतलब ये हमारा पहला मॉडल हो गया, ये हमारा दूसरा मॉडल हो गया, ये तीसरा मॉडल हो गया, ये चौथा मॉडल हो गया, ऐसे छठा मॉडल हो गया। मतलब मल्टीपल मॉडल्स को रन कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपको प्रोसेस लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस थी आपने एनसेम पढ़ा था रैंडम फॉरेस्ट में, राइट? बैगिंग की प्रोसेस जो थी वो देखी थी आपने, जिसमें आपने क्या किया था कि भाई रैंडम फॉरेस्ट में आपके पास डेटा सेट था, उस डेटा सेट के आपने 10 टुकड़े कर दिए थे, 10 अलग अलग छोटे छोटे बैग बना लिए थे लेफ्ट और राइट लेके, और वो जो बैग बने थे फिर उसके ऊपर आपने डिसीजन ट्री ड्रॉ किया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा करके अलग अलग डिसीजन ट्री आपने ड्रॉ किए थे।
और वो जो डिसीजन ट्री ड्रॉ किए थे, उन डिसीजन ट्री से जो आपको आउटपुट मिलता था, यस नो यस यस यस, और फिर उसका जो भी आउटपुट आ रहा था तो उसकी आपने वोटिंग ली थी कि यस वाले 4, नो वाला 1, एंड देन फाइनली डिसाइड किया था यस इट इज गोइंग टू बी अ यस। ये जो प्रोसेस आपने करी थी, इसको आपने बोला था बेगिंग का प्रोसेस रैंडम फॉरेस्ट में। याद आया? सिमिलरली यहाँ पे भी तो आप वही कर रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि सारे इनपुट वेरिएबल्स ले रहे हैं, सारे इनपुट वेरिएबल ले रहे हैं, और सारे इनपुट वेरिएबल्स के थ्रू आप मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सर इसका मतलब कि हम जो जितने भी हमको जो हिडन लेयर में आउटपुट मिल रहा है वो अलग अलग मॉडल्स रन करने के बाद नहीं, जरूरी तो नहीं output है। नहीं, मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ अगेन आपको। ये अलग अलग मॉडल्स नहीं है, बट अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। मतलब मॉडल मतलब क्या था, हमारे पास y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2, या फिर कोई दूसरा मॉडल होता तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि भाई हम इनपुट पास कर रहे हैं x वेरिएबल्स के थ्रू, और उनको हम लोग फीड करते हैं किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले में। लाइक लीनियर अगर फॉर्मूला हमारे पास है, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है, तो हम लीनियर फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। वहीं पे ही अगर आपको कुछ और तरह का फॉर्मूला लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग तरह के फॉर्मूले दिए हुए हैं। लॉजिस्टिक अगर लगा रहे हो तो सिग्मॉइड फंक्शन, ये लॉजिस्टिक वाला। इसी तरह से हाइपरबोलिक टेंजेंट होता है, पीसवाइज लीनियर होता है, देन आपका रेलू होता है, रेक्टिफाइड होता है, सॉफ्ट प्लस होता है, मल्टीपल होते हैं। बट आइडिया इज कि आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप मल्टीपल फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे इसके ऊपर। मतलब मल्टीपल तो नहीं, बट आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। सर फंक्शन बेसिकली वही हुआ ना कि जैसे अगर हमें कोई भी जैसे रिग्रेशन मॉडल बना रहे थे, बेसिकली हम एक फंक्शन की इक्वेशन पे रीच कर रहे थे। In this session, I'm going to discuss. करेक्ट, तो वही कर रहे हो। और अभी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, मतलब जैसे हमने एक्टिवेशन में देखा, तो अभी हम इनमें से कौन से फॉर्मूले पिक करेंगे? मतलब क्योंकि ऑब्वियसली वो अलग अलग फंक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे लीनियर है या सिग्मॉइड है, तो वो हम कैसे मतलब सिलेक्ट करेंगे कि हमें सारे लीनियर वाले फंक्शंस लेने हैं या सिग्मॉइड लेना है या कोई और लेना है? सिलेक्ट कौन सा करना है वो दूसरा मैटर है, उसको अभी मैं बताऊंगा आपको। बट ये हमको एक समझ में आ गया कि एक लेयर से दूसरे लेयर पे जाते हैं तो हमको कोई तो एक्टिवेशन फंक्शन लगाना पड़ता है। दैट इज व्हाट आई वाज। हाँ सर, एक्टिवेशन फंक्शन हर एक न्यूरॉन को अलग अलग लगा सकते हैं या सेम ही लगाना पड़ेगा? अभी दिखा देता हूँ आपको कल का एग्जाम्पल। ये हमारा कल का एग्जाम्पल था ना, कॉलम में देखते हैं कल का जो था। हमने मॉडल रन किया था, इसको फिर से रिवाइज करते हैं। यही वाला हमने मॉडल रन किया था कल, ठीक है। अभी इसके अंदर जाके देखेंगे तो जहां हमने लेयर फॉर्म करी थी वहीं पे जाके देखते हैं। तो ये रही हमारी लेयर, पहला वाला लेयर, फर्स्ट लेयर, ये पहला लेयर था। उसमें आपने क्या करा था? रेलू तो छोड़ दो, बट एक्टिवेशन फंक्शन लगाया था पहली लेयर में। तो पहली लेयर है, मतलब क्या था आपका, वहां पे एक्टिवेशन फंक्शन लगा था। इन अ वे हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो इनपुट लेयर थी, इनपुट लेयर से पहली जो हिडन लेयर थी, उनके बीच में हमने जो फंक्शन लगाया है वो है रेलू फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट हिडन लेयर जोड़ी थी तो उस पर सिग्मॉइड फंक्शन लगा दिया था, ठीक है। और फर्स्ट लेयर जोड़ने के बाद आपने क्या करा? सिग्मॉइड फंक्शन लगा दिया, मतलब यहाँ से जो जाएगा तो उसके बीच में सिग्मॉइड फंक्शन लगा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे क्या? एंड देन उसके बाद आपने लगाया आउटपुट लेयर। तो आउटपुट लेयर जो था उसके अंदर आपने फिर से सिग्मॉइड लगा दिया। तो ये आउटपुट लेयर हमारा जो रहा, कहाँ गया? ये आउटपुट लेयर था, तो यहाँ से आपने सिग्मॉइड लगा दिया, ठीक है। एंड देन फाइनली आपको आउटपुट मिल गए यहाँ पे। तो जो आपके आउटपुट थे वो यहाँ पे आपको मिले हैं, बट उसके बीच में आपकी इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड देन आउटपुट लेयर आई है। उसके बीच में जो आपके फंक्शंस बने हैं वो है रेलू, सिग्मॉइड, सिग्मॉइड एंड देन फाइनली द फाइनल आउटपुट।
मतलब हर लेयर पे कुछ ना कुछ आपने फंक्शन लगाया है। हाँ अभी बोलो आप भावना क्या बोल रहे थे? सर ये हम लोगों ने 6 यूज किया हुआ है इनपुट डिमेंशन, तो ये तो हमारे इनपुट्स थे, और ये यूनिट 6 ये क्या है सर? कल बताया था ना मैंने कि इनपुट डायमेंशन मतलब 11 यूज किया हमने, मतलब हमारे पास इनपुट वेरिएबल 11 थे, जो हमारी डेटा फ्रेम थी उसके 11 कॉलम थे। उन 11 कॉलम के बाद हमने हिडन लेयर बनाई और हिडन लेयर के अंदर हमने 6 न्यूरॉन डाले हैं। 11 इनपुट थे और 6 हिडन न्यूरॉन थे। ये 6 कैसे डिसाइड हुआ था? तो मैंने बताया था कि जो इनपुट और आउटपुट जो था दोनों का जो एवरेज था वो एवरेज हम लोग हिडन में डालते, बट ये एक थंब रूल नहीं है। ठीक है, ये कोई थंब रूल नहीं है, बट इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन होता है। सर उसके बाद में हम यहाँ पर भी जैसे ये यूज कर रहे हैं 6 अगेन नीचे, जहाँ पे हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर रहे हैं फर्स्ट हिडन लेयर में, तो ये हाँ, 6 अगेन वो यूनिट्स है। ये 6 भाई, यहाँ से 6 आएंगे तो यहाँ से कुछ बाहर भी निकलेंगे, तो हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से 6 बाहर निकलेंगे। मतलब यहाँ से इनपुट आए 11, यहाँ से इनपुट आए हमारे पास 11, हिडन हमारे पास था, उसके अंदर इनपुट गए 6, मतलब इनपुट में 11 आए और इनपुट ने 6 बाहर फेंके। फिर ये जो 6 थे ये वापस हिडन में गए और इस हिडन ने 6 को लेके फिर से 6 प्रोसेस करके 6 बाहर फेंके। फिर ये 6 जो थे वो आउटपुट में गए और आउटपुट ने 6 को लेके 1 बाहर फेंका। ठीक है सर, लेकिन इसमें हम लोगों ने इनपुट डिमेंशन जैसा कुछ नहीं दिया, मतलब डायरेक्टली हमने नंबर लिख दिया यहाँ पे। कल आप थे क्या कल वाले सेक्शन में, कल वाले Yes, sir. डिस्कशन में? तो कल ये सब चीजें हम लोगों ने काफी डिस्कस करी थी ना कि आपने इनपुट बता दिया है, तो वो इनपुट जो मतलब पहला वाला जो लेयर रहेगा उसमें जब आप बनाओगे तो आपको इनपुट भी बताना पड़ेगा, आउटपुट भी बताना पड़ेगा कि इनपुट कितना जा रहा है और आउटपुट कितना जा रहा है। अब ये जो आउटपुट है बाय डिफॉल्ट हिडन में जाएगा ही ना। अगर ये आउटपुट बाय डिफॉल्ट हिडन में जाएगा तो आपको सेकेंड वाली लेयर यानी जो हिडन लेयर रहेगी उसमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि इनपुट क्या आने वाला है, क्योंकि वो तो पहले से ही पता है कि यहाँ से जो भी निकलेगा वही इनपुट आएगा। बट आउटपुट कितना जाएगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए आपने क्या करा है कि जो पहली लेयर थी, अगर आप यहाँ पे सुनोगे तो फर्स्ट लेयर जो थी उसमें से इनपुट डायमेंशन 11 डाला, मैंने इनपुट 11 डाला, उसमें से आउटपुट आया 6। अब ये जो आउटपुट 6 आया ये अगली हिडन में तो जाएगा ही सही, मतलब ये जो है अगली हिडन का इनपुट बन जाएगा। ये इनपुट है और इस इनपुट का फिर आउटपुट हमारे पास जो रहेगा, इस इनपुट का जो आउटपुट रहेगा ये 6 है। ठीक है, तो इनपुट आया 6 और आउटपुट आया 6। अब ये जो आउटपुट है ये जाके हमारी अगली जो आउटपुट लेयर है उसके ऊपर तो जाएगा, मतलब आउटपुट लेयर जो बन रही है उसके लिए इनपुट क्या आने वाला है वो तो हमको पता है 6 आने वाला है, बट इसका आउटपुट जो रहेगा वो हमको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें से कितने आउटपुट आपको चाहिए। तो हमने बताया कि हमको एक आउटपुट चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो डिफॉल्टर वर्सेस नॉन डिफॉल्टर टाइप का आएगा, यानी बाइनरी आएगा। ठीक है, Yes, आगे sir. बढ़। सर एक क्वेश्चन और, तो यहाँ पर हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कितनी हिडन लेयर्स बनेंगी, मतलब ऐसा कुछ पैरामीटर है? ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, ये हमारे ऊपर है, अपना एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है। कभी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे आप और हिडन लेयर डालो। हिडन लेयर क्यों डालते हैं, किस चीज के लिए है? सोचो किस चीज के काम आती होगी हिडन लेयर? एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, टू गेट मोर एंड मोर आउटकम्स बेस्ड हाँ, ऑन। मतलब एक तरह से ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं सिस्टम को कि थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ा और डेटा को चयन करो। तो जैसे आपने इनपुट डाला और इनपुट डालने के बाद आपने इसको पास किया हिडन लेयर में। अब जब आपने इनपुट लेके हिडन लेयर को पास किया तो यहाँ पे कहीं तो भी एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है। कौन सा वाला है? सिग्मॉइड वाला एक्टिवेशन फंक्शन है। आप चाहो तो रेलू लगा लो, जो भी लगाना है, मैं बताऊंगा कब कौन सा लगाना है। बट आपने इनपुट लिया और उसको पास कर दिया, मतलब जैसे सपोज लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, लीनियर लगाया सपोज, तो लीनियर की इक्वेशन बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस बीटा 2 एक्स 2। तो ये जो आपके इनपुट आए उसके ऊपर आपने ये इक्वेशन लगाई बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स 1 वाली, और उससे आपकी हिडन लेयर बन गई। अब हिडन लेयर बन के बाद इस हिडन लेयर को आपने पास कर दिया आउटपुट लेयर में,
आउटपुट लेयर में भी आपके पास सपोज इसी तरह का आपने एक और फंक्शन लगा रखा है, तो यही वाले जो भी आउटपुट आए, यही वाले जो हमारे पास वैल्यूज आई, उसके ऊपर फिर से आपने यही वाला फंक्शन कर दिया बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1, तो उससे हमारे पास कुछ आउटपुट आ गया एंड देन फाइनली यू गॉट द रिजल्ट। अब जो आपके पास रिजल्ट आया उसको आपने देखा और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी और उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपने उसको इपॉक भी चला लिए 10 12 15 20 50 जो भी चलाने थे आपको, वो सब चला लिए, बट आप खुश नहीं हुए उससे, तो आप क्या किया जा सकता है? तो अब ऑप्टिमाइजेशन में आप बोलते हो कि लेट्स आस्क सिस्टम टू डू मोर एक्टिविटी ऑन द इनपुट वेरिएबल्स, मतलब कुछ और फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए सिस्टम को जो भी आपका इनपुट आता है उसके ऊपर। तो आप क्या करोगे? फिर हिडन लेयर और जोड़ सकते हो ऐसे केस में, ठीक है? तो एवरी टाइम वी आर गोइंग टू ऐड अ हिडन लेयर, तो इस तरह का फंक्शन जैसे ये ऐड फर्स्ट हिडन लेयर में वैसा हमको रन करना पड़ेगा? हाँ, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, सिंपल सी बात है, इसको करो कॉपी, और ये कॉपी यहाँ से होता है इस बटन से, देखो, तो यहाँ पे क्या करो, इसको कॉपी करो और एक नई सेल में पेस्ट कर दो। ये कोड आपने यहाँ पे डाला और ये जो आपका था इसी को कॉपी करो और पेस्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा ना कि आपकी जो डेफिनेशन रहेगी, कल जो मैं बताया था कि एक के बाद एक लेयर जोड़ रहे हो, तो उसमें एक लेयर और जुड़ जाएगी, तो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे इनपुट लेयर, फर्स्ट हिडन लेयर, सेकंड हिडन लेयर, और देन मतलब यहाँ पे सेकंड हिडन लेयर बनानी पड़ेगी और तीसरा आउटपुट लेयर आ जाएगी। ये हिडन लेयर हो गई, इसको 6 कर दिया या जो भी आपको करना है उतने यहाँ पे नंबर डाल दी, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इनपुट लेयर, ये हो गई हिडन लेयर, फिर ये हिडन बन जाएगी जो पहले आउटपुट, और फिर आपने आउटपुट लेयर अलग से बना दी। इन्हें चाहिए तो आप यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो, जो भी आपको करना है वैसा कर लो, और आप एड कर सकते हो। वो तो कुछ नहीं है, लेयर्स है, और लेयर्स को सिस्टम नहीं समझता, और सिस्टम ये भी नहीं बोलेगा कि कौन सी लेयर इनपुट है कौन सी आउटपुट है, वैसा सिस्टम नहीं समझता है। सिस्टम ये समझता है कि पहली जो लेयर आएगी वो इनपुट होगी और आखिरी जो लेयर आएगी वो आउटपुट होगी, बस सिस्टम इतना समझता है, बाकी तुम दिमाग लगाओ जो भी लगाना है, ठीक है? सिर्फ सिस्टम को ये चीज समझ में आती है इनपुट के लिए कि अगर इनपुट लेयर रहेगी तो उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों रहेंगे, सिर्फ यही डिफरेंस है। बाकी सिस्टम के लिए सब लेयर है, जो सबसे आखिरी में आई वो आउटपुट, जो सबसे पहली आई वो इनपुट। ओके सर, ठीक है? यस सर। हाँ, तो समझ आया कि हर लेयर पे हमको एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है, मतलब हर लेयर पे हमको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करवाने हैं। अब वो कैलकुलेशन किस तरह के हो, तो वो कैलकुलेशन दिखाने के लिए ही हमारे पास ये सारे इक्वेशन है कि इस तरह के कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। थोड़े से अजीब अजीब से हैं एक्टिवेशन फंक्शन, तो मैं थोड़ा रेगुलर वाले एक्टिवेशन फंक्शन सर्च करता हूँ। जैसे ही हमारे पास अब इसके अंदर पहला एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड को आप जानते हो, ये जाना पहचाना फंक्शन है क्या आप लोगों को? यस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। यस सर। राइट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज किया था, तो वही है। अच्छा, इसका काम क्या था? इसका काम क्या था, कौन बताएगा? सर ये न्यूमेरिक डेटा को कैटेगरिकल 0 और 1 में ट्रांसफॉर्म करने में। कौन वापस बोलो। सर ये जो न्यूमेरिक डेटा होता है हमारा, जो आउटपुट बनाते हैं, उसको 0 to 1 के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बहुत बढ़िया, बस इसके अंदर एक चीज का चेंज करो नीरज, जब आंसर कर रहे हो न्यूमेरिक मत बोलो, उसको कंटिन्यूअस बोलो, और 0 और 1 मत बोलो, उसको कैटेगरिकल। तो सिग्मॉइड फंक्शन कंटिन्यूअस डेटा को कैटेगरिकल डेटा में कन्वर्ट करता है, और कैटेगरिकल भी बोलने की जगह बोलो बाइनरी में, तो बाइनरी मतलब 0 और 1 हो जाता है डायरेक्टली। कैटेगरिकल मतलब एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती है। तो सिग्मॉइड फंक्शन में आप कैटेगरिकल कंटिन्यूअस वेरिएबल डालते हो, और कंटिन्यूअस वेरिएबल डाल के आपको 0 और 1 यानी बाइनरी मिलता है, बाइनरी यानी कैटेगरिकल मिलता है। इसका काम आता है ये, ठीक है? अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछता हूँ कि मेरा ये इनपुट लेयर है, ठीक है, और ये मेरा हिडन लेयर है। इन दोनों के बीच क्या मैं ये सिग्मॉइड फंक्शन लगाऊं? क्या मैं लगा सकता हूं? पहली चीज तो वैसे लगा तो कुछ भी सकता हूं मैं, तो उसमें सिस्टम मुझे नहीं रोकता, बट क्या मुझे लगाना चाहिए? सर लगाना चाहिए सर। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ बोलो, ऐसा क्यों? सर क्योंकि मतलब नीचे की लेयर से लेके ऊपर की लेयर पे जा रहे हैं, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं सर। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे? सर जब डाटा लीनियर हो तो हम इसे यूज करते हैं ना?
हाँ लीनियर रिलेशनशिप डाटा नहीं पे जो लीनियर रिलेशनशिप वो फीचर हाँ और वो जरूरी नहीं है, बट क्या हमें ये लगाना चाहिए? अच्छा ये बताओ कि मेरे पास यहाँ पे इनपुट में आया है कुछ भी एक नंबर, लेट से इनपुट में 5 आया है, यहाँ पे 10 आया है, मतलब अपना लोन डिफॉल्टर्स डेटा है। तो लोन डिफॉल्टर्स डेटा में मे बी सैलरी 5 लाख है, यहाँ पे 10 लाख है, ये हमने यहाँ पे डाला और ये हिडन लेयर में गया। आउटपुट लेयर हमारी यहाँ पर है जो हमको बताएगी कि यस पर्सन इज गोइंग टू डिफॉल्ट और नो पर्सन इज नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट, है ना, ऐसा बताएगी यहाँ पे। और यहाँ पे बीच में एक और हिडन लेयर है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या मुझे यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन लगाना अप्रोप्रिएट रहेगा मेरे लिए, नहीं रहेगा? नो सर। नहीं सर नहीं। क्यों? सर क्योंकि अभी तो हम प्रेडिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अभी हम एक मतलब सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली एक वैल्यू पे यस दे देगा या नो दे देगा। अब अगर वैसा होगा तो फर्स्ट लेयर पे हमारा एंड हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कुछ डेटा भी रहना चाहिए, वरना वो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को इसमें कम कैच हुआ होगा, इसलिए और भी बोलता हूँ, आप लोगों से बोलता हूँ कि आप इसको एक्सप्लेन करो अगर आप समझ पाए हो, या फिर अपने तरीके से बताओ कि क्या आप सोचते हो, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। भावना है गॉट द एक्चुअली आइडिया। सर लेकिन जैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में गया तो उसने अपना आउटपुट यस और नो दिया, तो उसमें तो सिग्मॉइड फंक्शन का तो मतलब कि यूज होना चाहिए सर। तो हो गया ना, न्यूरॉन सर, तो आपको यहाँ पे यस और नो मिल गया। यस सर। देन उसके बाद वो देन मतलब कि हिडन से फिर आउटपुट में गया सर। तो यहाँ पे आपने इनपुट में डाला यस, यस सर। आउटपुट में क्या चाहिए? या इनपुट में डाला नो, तो आउटपुट में आपको यहाँ पे क्या चाहिए? यस। चलो यस ले लिया, या यस या नो ले लिया। अभी ये यस और नो यहाँ पे गया तो आउटपुट में क्या मिलेगा? यस और नो। ठीक है, तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप जब यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको जो भी काम करना था या जो भी कैलकुलेशन करने थे या एल्गोरिथम को जो भी प्रेडिक्शन या आउटपुट देने थे उसने तो यहीं पे दे दिया, यस या नो में से। अब इस लेयर का और इस लेयर का जो फायदा है वो तो कुछ रह ही नहीं गया ना, सारे कैलकुलेशन तो यहीं कर लिए तुमने, टूटे फूटे या जैसे भी थे, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन होंगे वो अप्रोप्रिएट तो होंगे नहीं। हिडन लेयर यहाँ पे लगाने का कुछ फायदा ये है कि भाई हम बार बार प्रोसेस करवा रहे हैं डेटा को, अच्छा क्लीन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपने तो क्या करा कि यहीं पे सिग्मॉइड फंक्शन लगा डाला, तो यहाँ से इनपुट तो आपके पास कंटिन्यूअस आया, जैसे 10.5 5 में भी कुछ यहाँ पे बहुत अच्छी नंबर वैल्यू आई होगी, यहाँ पे कुछ और आया होगा, ऐसा आपके पास इनपुट आया होगा इनमें से। ठीक है, अब ये जो इनपुट आया है इस इनपुट को आते से ही आपने लगा दिया सिग्मॉइड। तो सिग्मॉइड तो क्या करेगा? सिग्मॉइड का तो एक ही काम है कि वो सब इनपुट लेगा और सब इनपुट को घोल मिल के मिला जुला के वो क्या कर देगा, या तो 0 में कन्वर्ट कर देगा या 1 में कर देगा। तो आपने इतने सारे फीचर्स कलेक्ट करे, उनके ऊपर स्केलिंग करी, ट्रांसफॉर्मेशन किया, सारा हैवी लिफ्टिंग किया, और करने के बाद जैसे ही आपने पास किया, सिग्मॉइड फंक्शन ने तो क्या किया, आओ देखा ना ताओ, सीधे इसको 0 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब यहीं पे ही वो बोलता है कि ठीक है मैंने अपना डिसीजन दे दिया है कि भाई ये बंदा डिफॉल्ट करेगा। अरे भाई अभी तुमने यहीं से बोल दिया तो आगे वाले क्या करेंगे? वो तो कुछ करेंगे ही नहीं ना, उनको तो क्या है, डिफॉल्टर आया वो डिफॉल्टर बाहर फेंक देंगे, यहाँ पे भी डिफॉल्टर आया डिफॉल्टर बाहर फेंक देंगे। मतलब इनडायरेक्टली यहीं पे ही हमने अपने इनपुट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसी लेयर पे हमने अपने इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 1 में। बट होता क्या है, पर्पस क्या है इसका? पर्पस हमारे पास है डीप लर्निंग लगाने का। डीप लर्निंग लगाने का पर्पस है कि भाई यहाँ पे आपकी एक लेयर है, उसके अंदर आप बहुत सारा इनपुट पास करोगे, सैलरी, डिपेंडेंट, फलाना डेटा, जो भी आपके पास होते हैं, बहुत सारी चीजें आपने यहाँ से पास करके ये यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे भी वापस हम बीच में जो रहेगा कुछ इक्वेशन वगैरह लगाएंगे, y = β0 + β1x + समथिंग जो भी आपको लगाना है वो लगाया आपने। इससे आपके पास यहाँ पे कुछ फॉर्म में वैल्यू बनेगी। मे भी यहाँ पे आपने 100 पुट किया होगा तो यहाँ पे ये 105 या कुछ बन के बाहर आया होगा। यहाँ पे आपने 200 या 2000 कुछ पुट किया होगा तो यहाँ पे कुछ बन के आएगा 2005 या समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे कुछ और वैल्यू बन के आएगी, यहाँ पे कुछ और वैल्यू बन के आएगी 20.5 और समथिंग लाइक दैट। फिर इस वैल्यू को आप वापस से पुट करोगे किसी लीनियर इक्वेशन में, यानी किसी तरह के फंक्शन में। जैसे ही आप पास करोगे तो उसके ऊपर थोड़ा और प्रोसेस होगा, थोड़ा और ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब वापस से वही β0 β1 वाला केस होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे फिर से प्रोसेस होगा।
फिर ये जो प्रोसेस है इसको फिर आप आगे बढ़ाओगे और फिर यहाँ पे कोई फंक्शन लगेगा और वो फंक्शन ये रहेगा, फिर कुछ करेगा एंड देन फाइनली आपको आउटपुट देगा। तो उससे क्या होगा, एक ही डेटा जो रहेगा वो बहुत सारे फिल्टर्स में से होकर निकलेगा, उसके ऊपर बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म होंगे यहाँ पे एंड देन फाइनली जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो काफी कुछ रिफाइंड रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होने के बाद वाला रिजल्ट मिलेगा जो कि आपका ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा यूजफुल होगा। अगर आपने पहले ही इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 और 1 में, तो 0 और 1 के ऊपर आप अब ये जो आप कितने भी फंक्शन लगा लो ये ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने इनपुट ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कैटेगरिकल टाइप में। बात समझ में आई या नहीं आई? सर नहीं आई सर, थोड़ा सा नहीं आई। आपका इनपुट क्या रहेगा, यहाँ से कैसे आएगा, कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूस मतलब है ना, आपका डेटा जो आया है वो सैलरी का डेटा है, यहाँ पे एज का डेटा है बंदे की, जेंडर है, बहुत सारी अलग अलग आपने डेटा ले रखा। ये डेटा आपने यहाँ पे पास किया। आउटपुट आपको कहाँ से चाहिए, आउटपुट आपको यहाँ से चाहिए। बीच में हिडन लेयर का पर्पस क्या था, हिडन लेयर क्यों लगाई थी? हिडन लेयर इसलिए लगाई जाती है कि भाई ये कॉम्बिनेशन से बनाई थी। हाँ, ये जो इनपुट और आउटपुट के बीच में हमको बहुत सारी मैथमेटिकल प्रोसेसेस करवानी है सेम ही डेटा के ऊपर। सेम डेटा पे बहुत सारी आपको मैथमेटिकल प्रोसेसेस करवानी है, जिससे क्या होगा कि डेटा रिफाइन होता जाएगा एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज, तीसरे स्टेज से चौथी स्टेज पे। ठीक है, जैसे एक अलग एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से कंप्यूटर विजन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर विजन मतलब आप पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि जिस भी फोटो को आप देख रहे हो, जिस भी बंदे को आप देख रहे हो, क्या वो इंसान है या फिर इंसान नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब आप सबसे पहले किसी बंदे को देखते हो तो कैसे पहचानते हो कि वो इंसान है या फिश है, फेस है किसी बंदे का, कैसे पहचानते हो? तो सबसे पहले अगर बहुत दूर से देखो, साउंड छोड़ दो, वो सिर्फ देख के, म्यूट, ठीक है, आवाज नहीं है, तो अगर कोई बंदा दूर रहेगा तो कैसे पहचानोगे उसको? बहुत दूर है, कैसे पहचानोगे? हाइट से। हाँ, अरे वो इंसान है पर बहुत दूर है, तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है उसका चेहरा? सबसे पहले क्या दिखता है? किस तरह का शेप दिखता है? ऐसा कुछ शेप दिखा तो आप बोलोगे यार ये थोड़ा थोड़ा किसी के चेहरे जैसा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा किसी के चेहरे जैसा दिख रहा है, ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। फिर बोलोगे ठीक है, थोड़ा इसको और गौर से देखते हैं। तो जब आप गौर से देखोगे तो यही जो बंदा रहेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, और थोड़ा और फीचर्स उसके दिखना शुरू हो जाएंगे। थोड़े और क्लोज से देखोगे तो थोड़े फीचर दिखना शुरू हो जाएंगे ऐसा करके, और मे भी थोड़े बहुत कलर आप पहचानना शुरू करो उसके, तो उसको लगेगा कि ये बाल वगैरह टाइप के हैं बंदे के, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 हो गई। स्टेप नंबर 3 में बोले चलो यार थोड़ा और गौर से देखते हैं इसको, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, फिर उसको और गौर से देखना शुरू करोगे, तो फिर इसकी आपको क्या करेगी, स्टेप नंबर 3 में आंखें भी दिखना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब मेरी ड्राइंग के ऊपर हंसना मत है, पर कुछ कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा ये इंसान जैसा। थोड़ा और पास जाओगे तो फिर आपको ये दिखेगा, अरे यार आंखें तो है इसकी, ये तो हमको समझ में आ गई, पर आंखें जो है वो ब्राउन आईज है, ब्लैक आईज नहीं है। ठीक है, नाक जो है उसकी वो थोड़ी ज्यादा शार्प है, अच्छी, व्हाटएवर जो भी है। स्माइल बहुत अच्छी है बंदे की, कान थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए हैं, हेयर स्टाइल जो है बहुत अच्छी है, ऋतिक रोशन जैसी है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, एंड देन फाइनली आप पहचान पाओगे, अच्छा अच्छा ये तो ऋतिक रोशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, ये लेयर्स बन रही हैं सर, ये लेयर्स बन रही है, मतलब क्या हो रहा है, फिल्टरिंग हो रही है, एक के बाद एक चीजें जुड़ती जा रही है ना। यही चीज डीप लर्निंग में भी होती है, यही चीज अपना न्यूरल नेटवर्क में भी होती है, और एक्चुअली ऐसा ही होता है, मतलब कंप्यूटर विजन में भी ऐसा ही होता है कि जब हम देखना शुरू करते हैं तो ये आपका इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर मतलब आपने क्या करा कि जो भी आपके पास रोशनी आ रही है, जो भी आपके पास लाइट्स आ रही है, वो जो लाइट्स है, ये क्या हुआ भाई, हाँ, तो ये जो लाइट आई है, यानी ये जो आपका इनपुट आया है, इस इनपुट को आपने पहली लेयर में फीड किया,
तो जैसे ही आपने जो भी आपका इनपुट आया उस इनपुट को आपने पहली बार पहली लेयर में फीड किया, तो फीड करने के बाद पहली लेयर क्या करेगी भाई, पहली लेयर लिमिटेड, मतलब सारी लेयर ही अपने आप में लिमिटेड होती है, उससे सब कुछ नहीं करवा सकते। तो पहली लेयर में गए तो पहली लेयर में समहाउ उसमें से क्या करा, निकाल के आपको ये वाला ऐसा निकाल के दे दिया। और अगर आपने यहीं पे बोल दिया कि हाँ अभी देख के मैं बोल देता हूँ कि ये इंसान है या व्हाटएवर जो भी है, मैंने बोल दिया कि ये ह्यूमन है, यहीं पे रुक गए, तो आपने क्या कर दिया इनडायरेक्टली, अब आपने बोल दिया कि यहीं पे आपका काम खत्म हो गया है। आपने क्लासिफाई कर दिया इसको ह्यूमन वर्सेस एनिमल के, अगर बात करेंगे तो ह्यूमन आपने पहले ही क्लासिफाई कर दिया। तो फिर आपने क्या कर दिया कि ये जो आपके पास डेटा जा रहा था अलग अलग तरीके का, वो सब जो रहेगा सीधे एक सिंपल एक फॉर्मेट में चला जाएगा, क्लासिकल अपना 0 और 1 के फॉर्मेट में। अभी तो ये तो जो था हमारे पास क्या था, लाइन का डेटा था, जिसमें ये बोल रहा था कि ये टेढ़ी लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये ऐसी लाइन है, ये ऐसी लाइन है, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसी है, ये ऐसी, इस तरह का डेटा हमारे पास था। और इस सबको कन्वर्ट करके आपने क्या बोल दिया, इधर 1 या 0 में, पूरा डेटा वहीं खत्म हो गया। जितनी इंफॉर्मेशन थी यहाँ के बाद आगे बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपने यहीं पे इसको रोक दिया। समझे? अगर ये वाला जो डेटा था वो अगली लेयर तक आप फीड करते विद सम मैथमेटिकल फंक्शन, तो वो और क्लियर होके बन के आता। फिर यही वाला डेटा आप और आगे फीड करते तो वो थोड़ा और क्लियरर हो जाता, इसी को आगे फीड करते तो थोड़ा और वो विजिबल हो जाता। और फिर फाइनली आप अगर इससे रिजल्ट बनाते, इसका जो आउटपुट था उससे रिजल्ट बनाते, तो आप ये बोल पाते ज्यादा फॉर्मली और ज्यादा सही तरीके से कि यस दिस इज ह्यूमन और ही इज ऋतिक रोशन। समझ आया? इसलिए ये हिडन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिडन लेयर में आप क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर मैथमेटिक्स लगा लगा के बहुत सारी प्रोसेसिंग करवाते हैं। समझ आया फंडा? यस सर, यस। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन लगा सकता हूँ क्या इस वाली लेयर पे? लगा तो सकते हैं, उसमें कोई लगा रोकेगा सकते हैं, लेकिन सर मतलब कि पर्टिकुलर हर एक स्टेप पे अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग क्यों करना पड़ेगा? मतलब कि सर जैसे आपने बताया कि जैसे यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, वो जो आउटपुट है वो तो सिर्फ लास्ट में मिलेगा, मतलब कि 2 लेयर के बाद मिलेगा। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा अभी भी मैं अपना क्वेश्चन सिंपल रख रहा हूँ कि क्या मैं पहली लेयर पे सिग्मॉइड फंक्शन लगा दूं? नो सर। क्यों? सर यूज कर सकते हैं, पर अगर आपको पहली में ही अगर आंसर चाहिए तो, या फिर अच्छा पहले में रिजल्ट। हाँ, मतलब मुझे ये बताओ कि यूज तो कर सकते हो, वो तो कोई नहीं रोक रहा आपको यूज करने में, आपका प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम में कुछ भी लाइन लिखो, कोई नहीं बोल रहा, सिंटेक्चुअल एरर सिंटेक्स एरर नहीं फेंकेगा सिस्टम। बट प्रॉब्लम क्या होगी सिग्मॉइड? सर इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगा सर फर्स्ट क्यों? लेयर के बाद ही, क्योंकि हम क्या लॉस? सर फर्स्ट लेयर पे हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज मे बी कैटेगरिकल तो नहीं है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो अगर हम सेकंड लेयर पे ही उसको कैटेगरी में बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए, उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होगा ग्रिल करने के लिए कि मुझे क्या आउटपुट चाहिए। करेक्ट। और कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा अपने वर्ड्स में? सही बोला आपने, गलत नहीं है रजत। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? ठीक है, तो अगर आपने पहली बार में सिग्मॉइड फंक्शन लगा दिया तो आपके पास यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ डेटा था, जो इनपुट में आपके पास कैटेगरिकल भी आ रहा था, कंटिन्यूअस भी आ रहा था, बहुत सारा डेटा आ रहा था, वो सारा का सारा यहाँ पे आके बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी लेयर पे बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और आप जानते हो कि बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर काम करोगे तो वो तो लिमिटेड ही होगा ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे है इनकम का डेटा, यहाँ पे आपके पास है नंबर ऑफ डिपेंडेंट का डेटा, यहाँ पे आपके पास है एज वाला डेटा। आप किसी की एज है 26, अब उस 26 एज को आपने कन्वर्ट कर दिया 1 और 0 में, अब वो क्या सेंस रखेगा? किसी की एज जो थी वो 30,000 थी, किसी की सैलरी 30,000 थी, उस 30,000 को कन्वर्ट करके आपने 1 और 0 में कन्वर्ट कर दिया, क्या सेंस डालेगा वो? कोई इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। ठीक है, तो सेंस ही नहीं रह जाएगा उसका। इसलिए अगर आप पहले
पे उसको कन्वर्ट करके खत्म कर दोगे तो यहीं से फिर आगे का जो इन्फॉर्मेशन से जो डिटेलिंग आनी थी वो रुक जाएगी, कोई फायदा नहीं करेगी। इसलिए पहली लेयर पे सिग्मॉइड फंक्शन काम का नहीं। ठीक है, समझ आ गया? तो सिग्मॉइड फंक्शन तो हम पहली लेयर पे नहीं लगाते, लगाने में कोई रुकेगा नहीं, लगाते नहीं। 10h फंक्शन लगा सकते हो क्या? 10h फंक्शन अगेन वही वाला फंक्शन है। सिग्मॉइड और 10h में सिर्फ फर्क इतना है कि जो आपकी x की वैल्यू है, ये x की वैल्यूज है और ये y की वैल्यूज है। तो x की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो सिग्मॉइड फंक्शन भी 0 रहेगा, और x की वैल्यू अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जाएगी तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सिग्मॉइड फंक्शन 0 और 1 के बीच में वेरी करता है। सिग्मॉइड फंक्शन 0 और 1 के बीच में वेरी करता है। 10 हाइपरबोलिक फंक्शन जो रहता है वो -1 और 1 के बीच में वेरी करता है। मतलब इसमें भी कोई कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं आएंगे, बट इसमें 3 कैटेगरी आ जाएगी, 1, 0 और -1। ठीक है, तो ये काम आएगा क्या सेकेंड लेयर के लिए या हिडन लेयर के लिए अभी फिलहाल? नो सर। आइडियली ये ज्यादा अच्छा काम नहीं करना चाहिए, लगा के देख सकते हो, कुछ कुछ केसेस में काम भी करता है। आई एम नॉट, ये सारा थंब रूल नहीं है, बट ये इंटेलिजेंस ही जो आप लोगों को पुट करना रहता है जब आप मॉडल्स फॉर्म करते हो तब। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन आइडियल नहीं बोलूंगा मैं, चाहिए यूज कर सकते हो, इतना इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बट इसमें तो बहुत आता है। ठीक है, फिर रेलू, रेलू हमको करना चाहिए क्या? रेलू का मतलब क्या हो गया कि ये बता रहा है कि अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 रहती है। फिर अगर x की वैल्यू नेगेटिव में जाती है, x की वैल्यू नेगेटिव में जाती है तो y की वैल्यू 0 ही रहती है, y की वैल्यू बढ़ती नहीं है। फॉर ऑल द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, अगर x की वैल्यू नेगेटिव जा रही है तो भी y 0 ही रहता है, और x की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो y भी उसके साथ में एज अ स्ट्रेट लाइन मूव करता है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉलो करता है, y इक्वल टू mx प्लस c, जब x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये y इक्वल टू mx प्लस c नॉर्मल स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, बट जब x की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो y हमेशा 0 ही रहता है। ये है हमारा रेलू फंक्शन। क्या ये लगा सकते हैं? यस सर, आई थिंक लगा सकते हैं। लगा सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन टाइप की बनेगी हमारे पास। सो दिस कैन बी अप्लाइड ऑन द हिडन लेयर्स और एनी इंटरनल लेयर। लीकी रेलू भी अगेन एक टाइप है रेलू का ही। अब लीकी रेलू क्यों इन्वेंट हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, ड्यू टू वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ठीक है, बट लीकी रेलू भी लगा सकते हैं, एलू भी लगा सकते हैं। एलू भी जो है हमारे पास ये एलयू, ये भी लीकी रेलू या रेलू का ही एक स्पेशल टाइप है। मैक्स आउट फंक्शन जो है अभी बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। मतलब आप सिग्मॉइड और 10h फंक्शन जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। एक और फंक्शन आता है विच इज कॉल्ड एज सॉफ्ट मैक्स। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये तो हिडन लेयर्स की बात हो गई है ना, इनपुट लेयर्स की बात हो गई है, तो ये वाले फंक्शन लगा दिए। अब आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो लोन क्लासिफिकेशन की, आप पता करने की कोशिश कर रहे हो कि बंदा डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो आउटपुट में जो रहेगा, आउटपुट लेयर जो रहेगी यानी ये वाली लेयर, इस पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लगा होगा? यहाँ पे सिग्मॉइड यूज कर सकते हैं सर। वहां सिग्मॉइड यूज कर सकते हो क्योंकि आपको यस और नो पता करना है, बंदा डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। Yes, लोन sir. डिफॉल्ट करेगा वर्सेस नहीं करेगा तो सिग्मॉइड लगा दो। ठीक है, जो कैटेगरिकल होता है। Yes. तो सिग्मॉइड फंक्शन कहाँ यूज होता है? जहां पे बाइनरी क्लासिफिकेशन करना रहता है। मतलब बाइनरी कोई से क्लासिफिकेशन, मतलब सर आंसर देना रहता है वहां पे, इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। हाँ नहीं आंसर देना रहता है, बट वो भी बाइनरी हो, 0 और 1, यानी यस नो टाइप का हो, ट्रू फॉल्स टाइप का हो, तो वहां पे सिग्मॉइड बेस्ट है। ओके सर। ठीक है, तो ये तो यस नो वाले में काम आएगा, 0 1 वाले में काम आएगा, बट मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हो गई, एक से ज्यादा क्लास हो गई कि जैसे हाई मीडियम लो टाइप की, या फिर आप बात कर लो फ्लावर्स की स्पीसीज के बारे में कि ये रेड रोज है, ये ब्लू रोज है, ये ऑरेंज रोज है, ये समथिंग रोज है, तो 4-5 क्लास हो गई है। तो उस केस में तो सिग्मॉइड भी काम नहीं करेगा ठीक से, तो फिर क्या करें इसके लिए? उसके लिए हमारे पास होता है सॉफ्टमैक्स। तो सॉफ्टमैक्स जो है वो मल्टी क्लास जो रहती है हमारे पास,
मल्टी क्लासेस के लिए, वहां सॉफ्ट मिक्स यूज होता है। ठीक है, विदाउट इसमें सर लिक्विड रेलू क्या है? वो सब मैं बताऊंगा, मैंने बोला ना कि वो वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और बाकी की चीजें बताऊंगा तो लिक्विड रेलू और एलू का मतलब समझ में आएगा क्यों ये बनाया गया। बट आपको अगर पता करना है थोड़ा जल्दी तो लिक्विड रेलू या एलू जो रहता है वो वेनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया होगा। टाइप ऑफ रेलू ही है, थोड़ा सा चेंज है रेलू के अंदर। ठीक है, अभी समझा कहाँ पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लगाओगे? जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो फिर से रिपीट करते हैं। फिर एक बार रिपीट कर दो कि सिग्मोइड क्यों नहीं लगाना है वहां से। सिग्मोइड जो रहेगा वो 0 और 1 के बीच में वैल्यू देता है, यानी 0 और 1 देता है, या तो 0 देगा या 1 देगा। तो जब हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा, मतलब लोन डिफॉल्टर्स प्रॉब्लम की बंदा डिफॉल्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है, तो इस केस में हम लोग सिग्मोइड लगा सकते हैं जिसमें हमारे पास आउटपुट में या तो यस रहेगा या नो रहेगा, ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, 0 रहेगा या 1 रहेगा। उस केस में आप लोग बाइनरी लगा सकते हो, यानी सिग्मोइड लगा सकते हो। बट अब अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस रहती हैं कि कलर पहचानना है, तो ये येलो कलर है, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये ऑरेंज कलर है, अलग अलग कलर्स हैं, एक से ज्यादा क्लासेस है, तो उस केस में सॉफ्ट मिक्स लगता है। और अगर आपका आउटपुट फंक्शन में आपको क्लासेस नहीं पहचानना, कैटेगरिकल वेरिएबल नहीं है, ये सब कैटेगरिकल है, तो अगर आपका आउटपुट कैटेगरिकल नहीं है तो आप रेलू लगा दो, आप आउटपुट लेयर में चलेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मतलब आपको अगर रिग्रेशन करना है तो रिग्रेशन प्रॉब्लम में आपका आउटपुट फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, है ना। तो कौन सा आपको एक्टिवेशन फंक्शन लगाना चाहिए आउटपुट लेयर पे इन केस ऑफ रिग्रेशन? रिग्रेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब आउटपुट लेयर में कौन सा या कैसा एक्टिवेशन फंक्शन लगाओ? जो कंटिन्यूस डेटा ही आउटपुट में आई थिंक निकाल के दे फर्स्ट सर। तो कौन सा फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे ऐसा? रेलू आई थिंक इज वर्किंग, सिग्मोइड तो नहीं रेलू। करेगा। करेक्ट, रेलू जैसे सिग्मोइड है तो 0 और 1 के बीच में आंसर दे रहा है, 10H है ये भी 0 1 -1 कैटेगरिकल डेटा दे रहा है आउटपुट में, सॉफ्टमैक्स भी आउटपुट में कैटेगरिकल डेटा देता है। तो ये तीनों फंक्शन जो है आउटपुट में जो है वो कैटेगरिकल देते हैं, और ये जो फंक्शंस हैं ये आउटपुट में हमारे पास क्या देते हैं? कंटिन्यूअस डेटा देते हैं। तो अगर रिग्रेशन कर रहे हो तो रिग्रेशन में आउटपुट आपका कैसा रहता है? कंटिन्यूअस रहता है। अगर आउटपुट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस वाले एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना चाहिए रिग्रेशन में, और अगर आउटपुट जो है तुम्हारा कैटेगरिकल है तो कैटेगरिकल वाले फंक्शन यूज कर। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ठीक, नो सर। ओके। तो अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, कोलैब पे बना हुआ ये। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर जैसे इनपुट्स पे डिपेंड करेगा ना ये सिलेक्शन, मतलब हमारे पास इनपुट जो आ रहा है और फिर फर्दर हम आउटपुट क्या दे रहे हैं बीच में, मतलब फॉर हिडन लेयर्स, और अल्टीमेटली जब हम लास्ट आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमको आउटपुट को देखना होगा। करेक्ट। ठीक है, तो यही आप देखो यहाँ पे, इट इज नॉट एन आइडियल फंक्शन विच हैज बीन क्रिएटेड, बट जो आपका इनपुट लेयर था उस पे रेलू लगाया है, विच इज द गुड फंक्शन टू अप्लाई। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए फर्स्ट हिडन लेयर पे सिग्मोइड लगा दिया, विच इज नॉट द राइट वन टू अप्लाई, ठीक है, बट लगाया हुआ है। एंड देन आउटपुट पे भी सिग्मोइड लगाया है, तो आउटपुट पर सिग्मोइड इज ओके, क्योंकि आप चर्न एनालिसिस कर रहे हो, कस्टमर चर्न देख रहे हो, तो ये लगा सकते हो। तो इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और देख सकते हो क्या रिजल्ट पे फर्क आता है। तो समझ आ गया एक्टिवेशन फंक्शन?
ठीक है, अब एक और कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ये सब इंटरव्यू के डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप लोगों के काम आएंगे ये सब। अब अगर बात करेंगे बैक प्रोपगेशन की, Worried that your data science skills aren't enough to build. तो बैक प्रोपगेशन कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ना थोड़ा सर घुमाने वाली चीज है, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होने वाले हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा एक अच्छा एग्जांपल ढूंढ लेता हूँ डेरिवेटिव का, सिंपल वाला। ये देखो, अरे यार, this sort of explanation, it works for some people. So इसको जूम कैसे करूं मैं? मैम को बोलते मैम डन। आपको रिसीव हुआ? मैम डन। You received it? You received it? इसको सेव एज इमेज चाहिए सर इसको। हाँ वो कर सकते हैं। कहाँ गया? बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। छोटा आ गया। यहाँ पे है। अपलोडेड बोल दे मैम को, अपलोड कर दिया मैम का। आपको मिला? एक मिनट रुकना। बैक प्रोपगेशन प्रोसेस है ना। नहीं, यहाँ पे फॉर्मूले नहीं बताए इन लोगों ने। एक मिनट। 2 डिजिट में माइनस करना नहीं आता, कैरी वाले में आता है। छोटा तो दिख रहा था। क्या छोटा दिख रहा था? हाँ, तो ये हमारे पास बैक प्रोपगेशन है। इसको आप जितना समझ सको ठीक है, नहीं तो थोड़ा वापस पढ़ोगे 2-3 बार तो समझ आ जाएगा। तो बैक प्रोपगेशन में क्या होता है ना, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास अलग अलग लेयर्स है, इनपुट लेयर्स है, आपके पास हिडन लेयर्स है, एंड देन आउटपुट लेयर है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप क्या करते हैं ना, कि जो भी आपका कोई सा भी फोन ले ले, जो भी आपका आउटपुट रहता है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस आउटपुट वैल्यू। तो जैसे अगर आप बात करेंगे तो एक मिनट यार, इसको भी थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है इस पे। कोई भी फंक्शन जो रहता है dy/dx इज df। ओके, ये डबल डेरिवेटिव है इसमें। एक मिनट, मुझे एक सही एग्जांपल लेना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे इसमें। -7 कितना हो रहा है? 42 8 3 -36। क्या कर रही है?
चलो मैं आप इसको लिए एक अप्रोप्रिएट एग्जांपल पिकअप करके फिर आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बैक प्रोपोगेशन यहाँ पे वर्क करता है। बट एक्टिवेशन फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या होता है ये, ठीक है, कहाँ पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लगना है। यहाँ पे भी हम लोगों ने लगाया है इस वाले केस में, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ मेरे को अभी तक। कोई प्रॉब्लम है अभी तक? सर जैसे हमें एंड में जो आउटपुट चाहिए वो क्लासिफिकेशन का चाहिए, तो बीच में हम 2-3 अगर करना चाहते हैं इसमें, तो बीच में कौन सा रेनो यूज कर सकते हैं? रेलू? हाँ रेलू यूज करो ना, क्या दिक्कत है, रेलू यूज होता है ना। मतलब एक फंक्शन को 2-3 बार यूज कर सकते हैं सर बीच में ना, बार बार उसको। हाँ करा है ना, यहाँ पे रेलू, यहाँ पे भी रेलू लगाओ, यहाँ पे भी रेलू लगाओ और यहाँ पे सीधे सिग्मॉइड लगाओ। ये यही तो किया हमने। ये पहली लेयर जोड़ी, इनपुट लेयर रेलू लगाया, दूसरी लेयर इनपुट लेयर सॉरी हिडन लेयर रेलू लगाया, हिडन लेयर यहाँ पे भी रेलू लगा दो और यहाँ पे सिग्मॉइड लगा दो, ठीक है। एरर कोई नहीं देगा, अगर आप सब में भी सिग्मॉइड लगा दोगे कोई एरर नहीं देगा, बट थोड़ा सा एक्यूरेसी पे फर्क आ जाता है इसलिए, ठीक है। ओके चलो अब अगली चीज होती है जनरलाइजेशन। अभी क्या हो रहा है ना कि आप क्या करते हो कि यहाँ पे से आपके इनपुट्स थे, इनपुट्स को लिया आपने हिडन में फीड कर दिया, ये सर, ठीक है। फिर आपका दूसरा वाला भी जो इनपुट था वो भी दूसरी हिडन में चला गया, इसको आप बोलते थे फुली कनेक्टेड, नॉर्मल प्लस माइनस में ऐसे करते हैं। फुली कनेक्टेड लेयर। मतलब आपका इनपुट वेरिएबल है x1 x2, अगर इसी तरह से xn तक होते n वेरिएबल होते तो भी आप जो रहते वो ऐसा उसको भी सब में कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप इस न्यूरॉन की बात करेंगे तो इस न्यूरॉन में जो इनपुट है वो हमारे पास x1 से भी आने वाला है, ये वाला, x2 से भी आने वाला है, यानी ये x3 जो अगर रहेगा तो वहां से भी आएगा, x4 रहेगा तो वहां से भी आएगा, अप टू xn तक जितने भी वेरिएबल है सबसे इनपुट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ पे जो इनपुट है वो सारे वेरिएबल से आ रहा है। आप जानते हो कि अगर कोई भी हमारे पास डेटा सेट है, जैसे हम लोगों ने रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा था, ठीक है। अगर मुझे बताओ कि ओवरफिटिंग की मेरे पास प्रॉब्लम है, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे अवॉइड करते हो? हाउ यू अवॉइड ओवरफिटिंग प्रॉब्लम? अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग, ओके। और कुछ? हाँ नहीं समझा क्या? एडिंग मोर डेटा, एडिंग मोर डेटा। हाँ अगर आप हो गया, गुड मॉर्निंग, बाय, फिर से फोन करना। डेटा अगर आप ज्यादा डालोगे तो क्या होगा? इससे क्या होगा? फीचर सिलेक्शन। नहीं, एडिंग मोर डेटा, इससे क्या होगा? ज्यादा डेटा डाल के क्या होता है? तो एक प्रेफरेंस पता लगेगा इसमें, अगर स्कैटर्ड है पहले तो। नहीं, एडिंग मोर डेटा इज गोइंग टू हैंडल ओवरफिटिंग प्रॉब्लम और अंडरफिटिंग प्रॉब्लम। अंडरफिट घर में ज्यादा नहीं, मैंने बोले ये ओवरफिटिंग को एड्रेस करेगा या अंडरफिट को करेगा? अंडरफिटिंग, अंडरफिटिंग को प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये। तो ओवरफिटिंग क्या है? ग्रेडियंट। सर वॉइस ये ओवरफिटिंग के लिए और कौन सा प्रॉब्लम और कौन सा तरीका है सॉल्व करने का? अर्ली स्टॉपिंग इज वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द एरिया। बैगिंग, हाउ बैगिंग इज गोइंग टू हेल्प हियर? बैगिंग और बूस्टिंग। सर ट्रेनिंग ज्यादा हम कराएं अपने डेटा के ऊपर, ट्रेनिंग ज्यादा करवाओगे तो क्या होगा? ओवरफिटिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगा या अंडरफिटिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगा?
जनरलाइजेशन नहीं होगा। जनरलाइजेशन नहीं होगा, आप तो बोल रहे हो और लर्न करो और लर्न। अरे वो बोल रहा है ओवरफिटिंग मतलब कि ट्रेनिंग डेटा बोल रहा है कि मेरे पास तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ गई है, ऐसे तो भी टेस्टिंग डेटा सीख नहीं पा रहा है। टेस्टिंग डेटा जो ज्यादा सीख नहीं पा रहा है उसको 70% की है। अब आप बोल रहे हो कि इसमें ट्रेनिंग और करवा दो, ज्यादा लूप चलवा दो। अगर ज्यादा लूप चलवाओगे तो और ट्रेन होगा तो इसकी एक्यूरेसी तो 90% की जगह 95 पहुंच जाएगी। पहले ही वो बोल रहा है कि भाई मेरी एक्यूरेसी ज्यादा है, तुम क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम यहाँ है, मेरी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। ये तो ठीक है, अच्छा है, 90% आ गया, आई एम सेटिस्फाइड, बट ये नहीं पहुंच पा रहा। तो ज्यादा ट्रेनिंग करोगे तो अंडर फिटिंग सॉल्व होगा प्रॉब्लम, ओवर फिटिंग। बैगिंग या बूस्टिंग श्रुति? बूस्टिंग सर। वाई बूस्टिंग? बूस्टिंग से क्या होता है? एक ही फर्स्ट इट विल ट्रेन, देन वीक लर्नर्स पे वो फोकस करते हैं, फोकस करता है। वो वीक लर्नर पे फोकस करेगा तो क्या चीज बढ़ेगी? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी किसकी बढ़ेगी? कौन से डेटा की एक्यूरेसी? टेस्ट डेटा। हाँ, जिस पे ट्रेन कराओगे उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना? तो ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी, इज इट अ प्रॉब्लम फॉर यू? नो, आवर प्रॉब्लम इज टेस्ट डेटा एक्यूरेसी, टेस्ट डेटा, है ना? तो जब बूस्टिंग करोगे तो बूस्टिंग क्या चीज अवॉइड करता है? अंडर फिटिंग के लिए ये यूज होता है, ठीक है? क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन, ओके। क्रॉस वैलिडेशन कैसे हेल्प करता है? अगेन टेस्ट डेटा को पार्ट्स में बनाते हैं और एक को रख के बाकी सबको फिर से करते हैं। करेक्ट। तो अपना प्रॉब्लम यहाँ पे, अच्छा कोई बता पाएगा कि टेस्ट डेटा की एक्यूरेसी कम क्यों हो रही है? क्योंकि जनरलाइज मॉडल है, मॉडल जनरलाइज नहीं है, इसलिए टेस्ट डेटा की एक्यूरेसी कम है। मॉडल को जनरलाइज करना है। नहीं है, हाँ जनरलाइज करना है। अब जनरलाइज कैसे होगा? जनरलाइज मतलब कि हमको ज्यादा से ज्यादा डेटा दिखाना पड़ेगा सिस्टम को, या सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा डेटा एक्सपोज करना पड़ेगा, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा डेटा एक्सपोज करोगे, या फिर ये बोलोगे कि वेरिएशन जो है डेटा के अंदर में वो ज्यादा लाना पड़ेगा। जब आप डेटा के अंदर वेरिएशन ज्यादा लाओगे, फोकस ज्यादा बढ़ाओगे, तो रेगुलराइजेशन होता है, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम कम होती है। ज्यादा से ज्यादा डेटा एक्सपोज करना, इसका मतलब क्या हो गया ना, ज्यादा वेरिएशन के ऊपर फोकस करना। तो जैसे क्रॉस वैलिडेशन में हम लोग करते थे कि भाई पहले हमने टेस्टिंग डेटा इसको बना दिया और इसको ट्रेनिंग बना दिया, फिर हमने क्या करा, तो इससे ट्रेनिंग बताया, तो इसका मतलब कि इन सब डेटा के ऊपर मॉडल ट्रेन हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको टेस्टिंग बना दिया और ये सबको ट्रेनिंग बना दिया। तो अगली बार में मॉडल की ट्रेनिंग इन सब पे हो गई, इसको छोड़ के। फिर अगली बार में मॉडल की ट्रेनिंग जो रहेगी वो सारे पे होगी, सिर्फ इधर वाले ब्लॉक को छोड़ के, फिर इधर वाले ब्लॉक को छोड़ के। तो इससे क्या हो रहा है, हम मॉडल को ज्यादा से ज्यादा डेटा एक्सपोज करते जा रहे हैं। इवन जो हमने ट्रेनिंग के लिए रिजर्व किया था डेटा, टेस्टिंग के लिए जो डेटा रिजर्व किया था, इन अ वे वो भी हमारा मॉडल को एक्सपोज हो चुका है क्रॉस वैलिडेशन। मतलब क्या होता है ना कि समहाउ अगर हम बोले तो जितने डेटा के अंदर हम कम फीचर लेते हैं, डेटा में ट्रेनिंग की अगर एक्यूरेसी में प्रॉब्लम नहीं है तो डेटा में फीचर हम कम लेते हैं, बट ज्यादा फोकस्ड ट्रेनिंग अगर उनकी करवा देते हैं तो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है? तो क्रॉस वैलिडेशन भी वही होता है कि जिसके अंदर हम अलग अलग फीचर्स लेके उनके ऊपर फोकस्ड ट्रेनिंग करवाते हैं, नंबर ऑफ फीचर्स को कम करके, ठीक है? और रैंडम फॉरेस्ट में भी हम यही करते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट लिया, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज को भी कम किया, 1000 रोज थी और 100 कॉलम्स थे, तो उसमें से आपने क्या किया, उसमें आपने अलग अलग बैग बना दिए। और वो जो बैग थे वो किस तरह के थे, जिसमें आपने 10x100 का एक बैग बना दिया, अगेन 10x100 का बैग बना दिया, अगेन 10x100 का बैग बना दिया, ऐसा, राइट? तो बैग आपने अलग अलग बना दिए और अब इसके ऊपर आपने ट्रेनिंग करवाया मॉडल का। तो क्या हुआ है कि जहां 100 कॉलम आपके पास थे, जहां 100 फीचर थे, उसकी जगह आपके पास 10 फीचर ही रह गए,
बस बट इन 10 फीचर के ऊपर 10 फीचर के ऊपर मॉडल जो रहेगा मोर फोकस्ड ट्रेनिंग करेगा, बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग करेगा। ठीक है, तो बैगिंग की प्रॉब्लम जो थी उससे ओवरफिटिंग एड्रेस होती है, बूस्टिंग से अंडर फिटिंग एड्रेस होती है। अब हम यहाँ पे जो बोल रहे थे कि भाई अभी हमने फुली कनेक्टेड मॉडल लिया है। फुली कनेक्टेड मॉडल लिया मतलब क्या है कि अगर मॉडल में 100 फीचर हैं, अगर मॉडल में 100 फीचर हैं तो 100 के 100 फीचर हम लोग आगे की तरफ पास कर रहे हैं। अगर मॉडल में 100 फीचर है तो 100 के 100 फीचर हम लोग हर न्यूरॉन को दे रहे हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है न्यूरॉन में या मॉडल में? अगर 100 फीचर लिए और 100 के 100 आगे की तरफ पास करोगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ओवरफिटिंग ही हो सकती है। ओवरफिटिंग हो सकती है। तो अगर ओवरफिटिंग को कम करना है किसी न्यूरल नेटवर्क में तो कैसे करोगे? लेस डेटा सर। हाँ हाँ, लेस डेटा। तो लेस फीचर डेटा। सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन, अभी फीचर सिलेक्शन तुम कर सकते हो क्या इसके अंदर मैन्युअली? सर हिडन में तो नहीं कर सकते। हिडन में तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या किया जाए? तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, मतलब फीचर सिलेक्शन का समझ में आया? फीचर सिलेक्शन मतलब आपको वेरिएबल कम करने हैं, 100 वेरिएबल की जगह 10 वेरिएबल बनाने हैं और मल्टीपल टाइम रन करना है। तो ऐसा करना मतलब 100 की जगह आपको 10 करने हैं या 100 की जगह कम करने हैं। अब आप हिडन लेयर मतलब इस वाली लेयर को तो आप कंट्रोल करते नहीं हो न्यूरल नेटवर्क में, फिर भी यहाँ पे अगर हम लोग अंदर आने वाले फीचर्स मतलब ये जो थे इनको 100 की जगह पे 10 करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो इसका एक तरीका होता है, मतलब इसमें हमको आने वाले सारे के सारे फुली कनेक्टेड फीचर नहीं चाहिए, उसकी जगह पार्शियल फीचर चाहिए। 4 के 4 वेरिएबल हमको नहीं चाहिए, 4 की जगह 3 ही चाहिए। तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? तो ड्रॉप आउट का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे इस लेयर में 3 न्यूरॉन है, इस लेयर में 4 न्यूरॉन है और ये चारों के चारों ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, फिर इसका भी सबको कनेक्ट हो रहा है, ये फुली कनेक्टेड होता है। फुली कनेक्टेड मतलब सबको सब कनेक्ट कर रहा है, तो सबको सब कनेक्ट मत करवाओ। ड्रॉप आउट का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर ये वाला लेयर है और उस पर मैंने 50% ड्रॉप आउट लगा दिया, तो 50% ड्रॉप आउट यानी 0.5, ऐसा ड्रॉप आउट में वैल्यू डालते 0.5, तो 0.5 मतलब 50% ड्रॉप आउट हो गया। तो 50% ड्रॉप आउट मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास 4 न्यूरॉन है तो 4 में से एक साइकिल में हम लोग सिर्फ 2 को ही एक्टिव रखते हैं, 2 को डेड कर देते हैं उस पर्टिकुलर इपॉक में। एक पर्टिकुलर इपॉक में 2 को डेड कर देते हैं और सिर्फ 2 को ही एक्टिव रखते हैं। तो सिर्फ 2 एक्टिव रहेंगे मतलब क्या होगा हमारे पास? सिर्फ ये ऐसा काम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो 4 जो रहेंगे पूरे के पूरे 4 जो रहेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर इपॉक में 2 को ही एक्टिव रखा था, तो ये 2 आगे बढ़ेंगे। यस, ठीक है। इसमें सिलेक्शन जो होगा वो तो हमेशा रैंडम ही होगा। रेंडम होगा, रेंडम होगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपको 0.5% ड्रॉप आउट चाहिए या 0.2 ड्रॉप आउट चाहिए या 0.8 ड्रॉप आउट चाहिए, तो वो ड्रॉप आउट आप कंट्रोल करते हैं। और हर इपॉक में मतलब ये तो इपॉक चलेंगे ना, यानी 100 इटरेशन होंगे। अगर इपॉक आपने 100 दे रखा है तो 100 बार मॉडल चलेगा, तो 100 बार मॉडल चलेगा तो हो सकता है कि पहली बार में ये दोनों ड्रॉप आउट हो गए, अगली बार में हो सकता है कि ये और ये ड्रॉप आउट और बाकी 2 रह जाए, फिर तीसरी बार में क्या होगा, ये और ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, कुछ और रह जाएगा। मतलब इन चारों पांचों में से अल्टरनेटली सिर्फ 50% यानी 10 अगर है तो 10 में से 5 हटेंगे, बट वो 5 हर इपॉक में अलग होंगे। ठीक है, समझ आ गया ड्रॉप आउट कैसे वर्क करता है? और अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि न्यूरल नेटवर्क में जनरलाइजेशन आप कैसे करते हो, तो बताओगे कि ड्रॉप आउट। ठीक है, कोई डाउट है? सर ये ड्रॉप आउट हर लेयर पे लगाना पड़ेगा?
लेयर नहीं लगता है, वो लेयर के अंदर ही एक पैरामीटर होती है ड्रॉप आउट वाली। आपको कुछ नहीं करना, वो ड्रॉप आउट का एक ऑप्शन होता है। किसी भी लेयर को बनाओगे ना, उल्टा टैब, कोई भी लेयर बनाते हो ना, तो उस लेयर में सब लेकिन रैंडमली पिक तो होंगे ना ये मतलब ये वाले पैरामीटर्स भी, जब हिडन लेयर्स हाँ। मतलब ड्रॉप आउट लगाया तभी भी हमेशा के लिए मतलब डीएक्टिवेट तो नहीं होंगे, नहीं, मतलब नहीं, still नहीं, will be- हमें हमेशा के लिए डीएक्टिवेट नहीं होते। जो ड्रॉप आउट लगाते हो सिर्फ वो उस पर्टिकुलर इपॉक के अंदर ही यूज नहीं होते हैं। फिर सेकंड इपॉक आएगा, उसका सेकंड इटरेशन आएगा, तो उसमें उसके बाजू वाला डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये चल जाएगा। मतलब रेंडमली मतलब रैंडम कॉम्बिनेशंस में पिक करके और रैंडम कॉम्बिनेशन में डीएक्टिवेट होते हैं। अगर आपने बोला कि आपके पास 100 न्यूरॉन है, तो 100 में से 50 डीएक्टिवेट होने हैं उस इपॉक में। अब वो 50 कौन से होंगे? पहले इपॉक में अलग 50 होंगे, दूसरे इपॉक में अलग 50 हो सकते हैं, तीसरे में कोई और 50 हो सकते हैं, पर 50 रहेंगे ऐसा। ठीक है, डन। कोई डाउट इसमें? अब अगला हमारे पास होता है बैच साइज। बैच साइज क्या होता है? ये बहुत सारी अलग अलग टर्म बताते जा रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आपको थोड़े से ये चीजें जरूरी है, क्योंकि ये कई बार आपके लिए काम आती है क्वेश्चंस में। बाकी तो आप पढ़ लोगे। अब ये बैच साइज क्या होता है? तो बैच साइज मतलब आपका जो भी डेटा है उसको छोटे छोटे साइज में तोड़ के रन करवाना, दैट इज व्हाट इज बैच साइज। नॉर्मली ये पैरेललाइजेशन में यूज होता है। ठीक है, पैरेललाइजेशन आपको चलाना है तो ये बैच साइज यूज होता है। छोटी छोटी बैचेस में आप करते हो। मतलब अगर आप देखोगे तो कितना डेटा था हमारे पास इस वाले में? 10,000 था, 10,000 रो थी हमारे पास। ठीक है, और बैच साइज कितना था हमारे पास? 32 का, है ना? कैलकुलेटर करते हैं। तो ये बैगिंग जैसा ही कुछ हो जाएगा क्या? हाँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ही होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए होता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हमारा टेस्ट और ट्रेन साइज होता है उसमें ये डिवाइड कर देता है डेटा को, कुछ नहीं करता है। एक मिनट, एक डॉट शेप क्या था हमारे पास? 10,000 था। 10,000 का 20% कितना होगा? 2000 होगा ना, यानी 8,000 बच जाएगा। तो 1000, ये देखो 8,000 जो बचा। समझे अभी क्या हुआ? कि आपने क्या करा था कि आपके पास जो रोज थी कितनी थी? यहाँ पे 10,000 थी। फिर जब आपने ये जो था ना, आपने जब एक्स डॉट शेप किया था तो यहाँ पे 10,000 रोज थी। फिर आपने जब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था तो उसमें से जो 10,000 रोज थी उसमें से 20% को तो टेस्ट साइज के लिए हटा लिया था। तो 10,000 में से 20% को हटा लोगे तो कितना बचेगा? 8,000 बचेगा। मतलब आपके पास कितनी रोज हैं? 8,000 रोज हैं अभी आपके पास में। ठीक है, अब उस 8,000 के ऊपर आप मॉडल को ट्रेन करने जा रहे हैं, यानी मॉडल की ट्रेनिंग जो हो रही है वो कितने डेटा पे हो रही है? 8,000 रोज के ऊपर हो रही है। अब मॉडल की ट्रेनिंग अगर 8,000 रोज पे हो रही है और उसमें आपने बैच साइज दिया 32, इसका मतलब कि जो हमारा 8,000 रोज था उसको 32 बैचेस में आपको डिवाइड करना है, 32 बैचेस में बनाना है। तो आपने क्या करा? 8,000 को 32 से डिवाइड किया, तो ऐसी कितनी बैचेस आपके पास बन जाएगी? 250, राइट? सॉरी, 8,000 जो था उसमें से आपके पास 32 की एक एक बैच बनानी है, 32 रिकॉर्ड की हर एक बैच बनानी है। समझे क्या मैं बोला? समझ में आया कि 8,000 जो रिकॉर्ड्स थे उसमें से 32 रिकॉर्ड ईच की बैचेस बनानी है। मतलब बैचेस बनानी है जिसमें एक बैच में 32 रिकॉर्ड आते हैं। तो ऐसी कितनी बैचेस बनेगी? 250 बैचेस बनेगी, 250 बैचेस बनेगी। वही यहाँ पे हमारे पास हुआ है। ये देखो कि 250 आउट ऑफ 250।
तो ये बैच साइज बहुत छोटा नहीं हो जाएगा? एक मिनट, हाँ एक मिनट, आई एम लिटिल कंफ्यूज कि बैच साइज जो है नंबर ऑफ बैचेस है या नंबर ऑफ रिकॉर्ड है। जस्ट मिनट, मेरे ख्याल से नंबर ऑफ बैचेस होना चाहिए। द बैच साइज इज द नंबर ऑफ सैंपल processed before the model update. The number of epoch is the number of completed process. Today the size of batch must be more than or equal to 1 or less than equal number of samples ही बोल रहा है ये। मुझे ये एकदम श्योर नहीं कि ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द बैच है या नंबर ऑफ बैचेस है। Why should in general batch size is 32 is good starting point and you should try 64 128 maybe। I think batch size वही बता रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड ही बोल रहा है। एक बैच में कितने रिकॉर्ड होंगे, ऐसा ही है वो, ठीक है। तो बैच साइज मतलब एक बैच में कितने रिकॉर्ड होंगे, तो 32 रिकॉर्ड्स होंगे एक बैच में, और ऐसी 250 बैचेस हमारे पास बनेगी। तो छोटे छोटे रिकॉर्ड पे ये ट्रेन करते जा रहा है 250 बैच बना के। बट ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये थंब रूल नहीं है। आप 64 करो 128 करो, दैट्स अप टू यू। और उससे आपको समझ में आता है कि भाई प्रोसेसिंग टाइम क्या लगेगा और कितना लगेगा। मतलब क्या होता है ना कि अगर आपने बैच साइज बड़ा बना दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो प्रोसेसिंग टाइम रहेगा ये ज्यादा लगेगा, क्योंकि ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा और पैरेलल प्रोसेसिंग कम होगी। भाई छोटी छोटी बैचेस आपने बना दी तो सिस्टम के अलग अलग एरिया में या प्रोसेसर के अलग अलग एरिया में वो बढ़ के काम करेगा, राइट। अभी हमारा प्रोसेसर है, आपने अच्छा खासा आपके पास सिस्टम में लेट से 16 GB रैम है। अब 16 GB रैम है और आपने जो बैच साइज है लेट से दे रखा है 164 का। 164 का दिया तो क्या होगा, 164 की एक बैच, 164 की दूसरी बैच, तीसरी बैच, चौथी बैच। अब वो तो एक बार में एक ही बैच सीरियली प्रोसेस होगी ना, तो इस बैच को जितना प्रोसेसिंग लेना उतना ये लेगा, उतना ये लेगा, उतना ये लेगा। अब उसके अंदर अगर थोड़ा फ्री भी टाइम हमारे पास बच गया या फ्री प्रोसेसर भी बच गया तो वो यूज नहीं हो पाएगा। बट अगर आपने छोटी छोटी बैचेस बना रखी 32 की, तो क्या होगी, बहुत सारी बैचेस होगी। तो ये जो वो बहुत सारी बैचेस जो रहेगी वो फ्री सीपीयू का भी यूज कर पाएगी, यानी पैरेलल काम कर पाएगी, पैरेलल प्रोसेसिंग कर पाएगी। उससे स्पीड कई बार फास्ट हो जाती है छोटी बैचेस। ठीक है, समझ आया? सर एक चीज थी, मतलब जैसे अगर हम बैगिंग से इसको कंपेयर करते हैं तो अगर इसको सिर्फ हम बैच साइज को देखें तो ये तो हो गया कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं। बट हम जब बैगिंग में यूज करते हैं तो हम उसको अलग अलग डेटा सेट, मतलब रैंडम डेटा सेट पिक करते हैं। दोनों के लिए काम आता है वो, मतलब जनरलाइजेशन के लिए भी काम आता है और पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए भी काम आता है, दोनों के लिए। और सर इस केस में किस चीज के लिए, क्योंकि 32 तो बहुत मतलब छोटा साइज ऑफ, मतलब 32 रिकॉर्ड्स वी आर प्रोसेसिंग एट वंस, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारा डेटा मतलब लर्न कर सकता है सिस्टम, मतलब जो याद कर लेता है, हम कहते हैं ओवरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग का केस नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि सिर्फ 32 रिकॉर्ड्स हम प्रोसेस कर रहे हैं, एंड फॉर अ मशीन टू लर्न 32 रिकॉर्ड्स वो तो बहुत ही छोटी सी चीज होगी। ऐसा नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है, बट यू कैन डीप डाइव इनटू इट। ऐसा होता नहीं नॉर्मली। आप थोड़ा बड़ा बैच साइज बना लो इसके अंदर 64 वगैरह के आसपास का, देन आल्सो यू कैन डू इट। बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है वाली। एक स्टैंडर्ड बैच साइज 32 168 यही रहता है, 64 वगैरह के आसपास। ठीक है, ओके। तो ये बैच साइज का अभी पैरामीटर हो गया। ये आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग चीजें कि भाई बैच साइज क्यों यूज होता है, क्या काम आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी ये तो हमारा रेगुलर मशीन लर्निंग ही इसके अंदर हो गया। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे इसके अंदर पैरामीटर्स अभी आपके लिए कवर करके दे दिए हैं। ऑप्टिमाइजर भी मैंने बता दिया। कर्नल इनिशियलाइजर एक और चीज होती है जो आप देख सकते हो, कर्नल इनिशियलाइजर। तो कर्नल इनिशियलाइजर भी हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग तरह के इनिशियलाइजर होते हैं। इसको अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लिए यूज होते हैं। बट यू हैव टू काइंड ऑफ लुक एट द पैरामीटर एंड लर्न, ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट पैरामीटर। उसमें से देखते जाओ, लर्न करते जाओ, बहुत सारे हमारे पास अलग अलग चीजें आती जाएगी। टीचर ने कैरी ये जो सम्स करवाते 2 डिजिट के माइनस वाले जो भी गलत कर रहे हैं उसकी टीचर ने कोई फॉर्मूला सो उसको करने का
इनिशियलाइजर जो रहते हैं ना, वो ये आपको बताता है कि जो सैंपल्स है वो कैसे हम लोगों को ड्रॉ करने हैं गिवन डेटा सेट में से। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, ज्यादा स्टेटिस्टिकल हो गया है, तो जितना समझ आता है इसमें से ठीक है, नहीं आता है थोड़े दिनों में समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जैसे इनिशियलाइजर क्या होता है ना, कि हमको जो सैंपल लेने हैं ट्रेनिंग के दौरान वो किस तरह के लेने हैं, किस डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए लेने हैं। जैसे ही यूनिफॉर्म जो रहता है वो क्या करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है उसमें से सैंपल्स को ड्रॉ करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनिशियलाइजर्स हमारे पास होते हैं। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो रुको मैं बताता हूँ, इसका एक अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा आपको। बट जो इनिशियलाइजर रहता है उसका पर्पस यही होता है कि आपको जो भी डेटा ड्रॉ करना है वो किस तरह के नेचर का रहेगा, कैसे डेटा को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, सो जब आपका न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट होता है तो न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट होते टाइम पे जो भी हमारे वेट्स थे उसके अंदर कुछ तो भी वेट होना चाहिए। अब वो जो वेट होता है वो किस तरह का रहेगा, इज इट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 0 वेट फॉर ऑल, या फिर कुछ रैंडम वेट लेना है, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वेट लेना है, या कैसा उसको वेट डालना है, दैट इज व्हाट इज इनिशियलाइजर कॉल्ड। ठीक है, कि लेयर इनिशियलाइजर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या वेट होना चाहिए। जैसे रैंडम नॉर्मल क्लास, सो इनिशियलाइजर दैट जनरेट्स टेंसर विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या होगा कि हमारे पास जितने भी वेट्स रहेंगे उसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वेट जो रहेंगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड होंगे। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो जाएगा, यानी रैंडम नॉर्मल के साथ में इनिशियलाइजर। इसी तरह से हमारे पास दूसरा इनिशियलाइजर की बात करोगे तो रैंडम यूनिफॉर्म होगा, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जो वेट्स रहते हैं इनिशियली W1 W2 W3 वो इनिशियलाइज होंगे। फिर ट्रंकेटेड नॉर्मल होता है, देन हमारे पास 0 क्लास होती है, मतलब सारे जो वेट है इनिशियल वेट्स उनको 0 से इनिशियलाइज कर दिया आपने। ठीक है, फिर 1 से इनिशियलाइजर मतलब सारे वेट्स को 1 से इनिशियलाइज कर दिया आपने, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे बहुत सारे इनिशियलाइजर होते हैं जो इवन आपके न्यूरल नेटवर्क मॉडल पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। क्लियर? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत इसमें इंटरेस्टिंग चीजें आती है, उसका इम्पैक्ट भी आता है मॉडल के ऊपर जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने अभी जो देखा है वो है न्यूरल नेटवर्क मॉडल, उसको कैसे हम लोग रन कर सकते हैं, ये हम लोगों ने कल देख लिया था। और डीप लर्निंग के वाइटल इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपने देख लिए। ठीक है, अब और क्या पढ़ा जाए तो दो तीन चीजें जो आप लोग फ्री टाइम में देख सकते हैं, जो कि आपके काम की रहेगी। और बाकी अगर जैसे जैसे मेरे पास टाइम रहता है या जैसे हम लोग आगे बढ़ते अगर मैं करवा पाऊंगा तो करवा दूंगा आप लोगों को। बट आपको क्या करना है, एनएलपी में 2 या 3 चीजें पढ़ लो अगर कोई एनएलपी की तैयारी कर रहा है। 1 है LSTM, सिंपल है, उसको ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। तो LSTM पढ़ लो और LSTM वर्सेस GRU पढ़ लो। ठीक है, ये 2 चीजें कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, LSTM वर्सेस GRU ये नॉर्मली पूछा जाता है, CQ GRU वर्सेस RNA रिकरेंट न्यूरन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नहीं रहेगा आपको, बट ये कर लोगे आप, छोटे मोटे आर्टिकल देख लोगे तो उससे समझ में आ जाएगा। 1-2 घंटे 1 घंटे के अंदर भी आपको समझ आ सकता है। तो ये तीनों चारों चीजें आप देख लो, NLP का आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह छोटा मोटा रन कर दिया आपने, सो दैट्स वंडरफुल। इतना ही करना। कंप्यूटर विजन पे बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, और अगर पूछा भी जाता है तो आप बोल सकते हो कि हमने अभी ज्यादा इसके ऊपर करा हुआ नहीं है। बट NLP के अंदर ये आप इतना कर सकते हो। ये आप अगर आपने कर लिया, इनमें तीनों में डिफरेंस समझ लिया क्या होता है और ये दोनों क्या होते हैं, दैट्स इट, आपका काम होता है। ठीक है, बाकी मैंने NLP के अंदर आपको बता दिया है कि जो पूछा जाता है वो क्या होता है, स्टेमिंग क्या होता है,
लेमेटाइजेशन क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, ठीक है, बाकी की चीजें क्या होती है, तो हम लोगों ने एनएलपी वाला जो लेक्चर था उसके अंदर सीखा ही था हम लोगों ने कि भाई कैसे हम लोग करते, जो रिकमेंडेशन सिस्टम जब हम लोगों ने बनाया था तो उसमें मैंने ये टर्म्स आपको बताई थी, इनका क्या यूज होता है, एनग्राम्स क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो यही चीजें आपसे पूछी जाती है इंटरव्यूज के अंदर एनएलपी से रिलेटेड। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसमें? एनी क्वेश्चन? नो सर। बोलो क्या क्वेश्चन है? ओके, तो यही सब है। अब आप लोग थोड़ा तैयारी शुरू करो। मैं जैसा आप लोगों को बोल चुका हूँ, आपके प्रोजेक्ट्स में भी काम करना शुरू करो तो आगे बढ़ सकता है काम आपका। एंड स्पेशली मैंने बोला है आप लोगों को, ये 3 लोग, अंकुर, नीरज एंड सार्थक, आप लोग तीनों जो है अपनी सीवी तैयार करके भेजो मुझे। इसमें कहाँ बाउंडेशन आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे बताओ। सर वो एक्सपीरियंस का, सर एक्सपीरियंस वाला सेक्शन अभी बचा हुआ है बस, बाकी तो रिज्यूम आपको भेज दिया है। अच्छा, एक मिनट।